इस कहानी की शुरुआत में हमें पिस्टन कप रेसिंग ग्राउंड को दिखाया जाता है, जहां आज मोटर स्पीडवे ऑफ द साउथ चैंपियनशिप की आखिरी रेस होती है, जिसमें जो भी विनर होगा उसे सीजन के टाइटल के साथ साथ पिस्टन कप भी दिया जाएगा। फिर हमें इस कहानी के मेन कैरेक्टर लाइटिंग मैक्विन को दिखाया जाता है, जो एक मॉडर्न और नया रेसर होता है। फिर रेस स्टार्ट होती है, जिसमें मैक्विन सभी कारों को पीछे छोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन सबसे आगे फेमस रेसर द किंग होते हैं, जो डायनेको के मॉडल होते हैं और उन्होंने आज तक बहुत सी रेस जीत ली थी, लेकिन अब वो रिटायर होने वाले थे, इसीलिए उनकी आखिरी रेस थी। किंग के पीछे चिकी होता है, जो हमेशा से ही द किंग को हराना चाहता है, इसीलिए जब मैक्विन उससे आगे निकलने लगता है तो वो मैक्विन को हिट कर देता है, जिससे मैक्विन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो ग्राउंड से बाहर चला जाता है। और चिक एक दूसरी कार को भी टक्कर मार देता है ताकि मैक्विन आगे ना आ सके, लेकिन मैक्विन सभी कारों से बचता हुआ सेफली बाहर आ जाता है। ये देखकर उसके फैंस बहुत खुश होते हैं। फिर मैक्विन फुल स्पीड में आगे बढ़ने लगता है और वो पिच स्टॉप पर सर्विसिंग के लिए भी नहीं रुकता, जिससे वो सबसे आगे निकल जाता है और वो जल्दी जल्दी लैप कवर करने लगता है और वो पिच स्टॉप पर टायर भी चेंज नहीं करवाता, बस वो फ्यूल भरवाता है, जिससे वो सबसे एक लैप आगे निकल जाता है। और अब लास्ट लैप बची होती है और मैक्विन सबसे आगे होता है, इसीलिए सभी को लगता है कि उसे जीतने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन तभी उसके पीछे का टायर ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर चिक और किंग तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं और मैक्विन भी अपने टायर को रगड़ता हुआ फिनिश लाइन तक पहुँचने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक चिक और किंग भी फिनिशिंग लाइन तक पहुंच जाते हैं और ये मैच टाई हो जाता है। लेकिन अभी तक भी रिजल्ट अनाउंस नहीं होते, जिससे मैक्विन को लगता है कि वो जीत गया है, जिससे वो बहुत खुश होता है। प्रेस वाले उससे पूछते हैं कि आपने टायर चेंज क्यों नहीं किए, तो मैक्विन उन्हें कहता है कि मैं तो सिर्फ ऑडियंस का ब्लड प्रेशर बढ़ाना चाहता था और मुझे कोई टीम की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं वन मैन शो हूँ। तो इससे मैक्विन की टीम को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो मैक्विन का साथ छोड़कर चले जाते हैं, मगर मैक्विन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी किंग उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम एक बहुत ही हिम्मत वाले रेसर हो और तुम्हारे एक नट में इतना दम है जितना कि कई कारों में नहीं है, लेकिन तुम बुद्धू हो, क्योंकि ये कोई वन मैन शो नहीं है, इसीलिए दिमाग से काम लो और अपने लिए एक अच्छा सा क्रू चीफ और एक अच्छी सी टीम रख लो। लेकिन मैक्विन उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और डायनेको ब्लू के सपने देखने लग जाता है। फिर जब रिजल्ट अनाउंस किए जाते हैं तो मैक्विन को पता चलता है कि ये मैच टाई हो गया है, जिससे वो बहुत उदास हो जाता है और चिक उसका मजाक उड़ाने लगता है। फिर अनाउंस किया जाता है कि पिस्टन कप के ऑफिशियल ने डिसीजन लिया है कि एक हफ्ते बाद तीनों कारों के बीच कैलिफोर्निया में टाई ब्रेकर रेस होगी। तो चिक मैक्विन को कहता है कि जो पहले कैलिफोर्निया जाएगा वो ही डायनेको के साथ डील फाइनल करेगा। इससे मैक्विन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने ट्रक मैक को जल्दी से कैलिफोर्निया निकलने को कहता है। तो मैक उसे कहता है कि तुम्हें निकलने से पहले स्पॉन्सर से मिलना होगा, लेकिन मैक्विन उनसे नहीं मिलना चाहता था क्योंकि उसे रस्टी कार बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो मैक उसे कहता है कि तुमने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, इसीलिए तुम्हें वहाँ जाना होगा। फिर मैक्विन रस्टीज के ओनर डस्टी एंड रस्टी से मिलता है, फिर वो वहाँ से कैलिफोर्निया की तरफ निकल जाते हैं। वो पूरे दिन भर सफर करते हैं, इससे मैक काफी ज्यादा थक जाता है, इसीलिए वो ब्रेक लेने लगता है। तो मैक्विन उसे कहता है कि आज हम पूरी रात ड्राइव करेंगे, क्योंकि मैं सबसे पहले कैलिफोर्निया पहुँचना चाहता हूँ ताकि मैं डायनेको के साथ डील फाइनल कर सकूँ। तो मैक को उसकी बात माननी पड़ती है, लेकिन रात को मैक्विन को नींद आ जाती है और मैक की भी आँख लगने लगती है। तभी वहाँ से कुछ डिस्को कार्स गुजरती है, जो मैक को एक स्वीट म्यूजिक सुनाकर उसे गहरी नींद में सुला देती है। तभी मैक्विन के एक टॉय की वजह से ट्रेलर का गेट खुल जाता है और मैक्विन नीचे सड़क पर आ जाता है, लेकिन इस बात का पता मैक को नहीं चलता और वो आगे निकल जाता है। वही मैक्विन की जब आँख खुलती है तो एक ट्रक के नीचे आने वाला होता है, लेकिन वो बाल बाल बच जाता है। फिर वो मैक को ढूंढने लगता है, लेकिन वहाँ सभी ट्रक मैक के जैसे ही होते हैं, इसीलिए उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी उसे मैक के जैसा एक ट्रक नजर आता है जो दूसरे रूट पर जा रहा था, इसीलिए उसके पीछे जाता है, लेकिन जब उसके पास पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि वो मैक नहीं है। इससे मैक्विन काफी परेशान हो जाता है। वो हाईवे तक पहुंचने के लिए फुल स्पीड में रूट 66 की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे एक ओल्ड पुलिस ऑफिसर उसके पीछे बढ़ जाते हैं, जिनका नाम शेरिफ होता है। मैक्विन उनसे मदद मांगने की सोचता है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर काफी बूढ़े हो चुके थे, जिससे उनके साइलेंसर से आवाज आने लगती है और मैक्विन को लगता है कि उस पर गोली चला रहे हैं, इसीलिए और ज्यादा स्पीड में आगे बढ़ने लगता है और उसे सामने लगी वायर्स दिखाई नहीं देती, जिससे वो एक स्टेचू के साथ बुरी तरीके से उन वायर में फंस जाता है। ये देखकर मैक्विन वहाँ से निकलने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो पूरे रेडिएटर स्प्रिंग टाउन के रोड को बर्बाद कर देता है और वो एक लाइट के पोल में फंस जाता है, जिससे पुलिस उसे पकड़ लेती है। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि मैक जब कैलिफोर्निया पहुँचता है तो सभी रिपोर्टर को पता चलता है कि मैक्विन गायब है। इससे सभी जगह मैक्विन के मिसिंग होने की न्यूज फैल जाती है और सभी रिपोर्टर मैक्विन को ढूंढने की मांग करते हैं। वहीं हमें मैक्विन को दिखाया जाता है जो रेडिएटर स्प्रिंग टाउन
अंडरग्राउंड की जेल में बंद होता है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसके सामने एक डस्टी टॉय ट्रक होता है। वो मैक्विन को बताता है कि मेरा नाम मेटर है और अभी तुम रेडिएटर स्प्रिंग में हो। तो मैक्विन उसे कहता है कि मुझे जितनी जल्दी हो सके कैलिफोर्निया पहुंचना है। तभी वहाँ शेरिफ भी आ जाते हैं जो मैक्विन को रेडिएटर स्प्रिंग के कोर्ट में लेकर जाते हैं, जहाँ के जज डॉक हडसन होते हैं, जो जब देखते हैं कि मैक्विन एक रेसिंग कार है तो वो फौरन उससे वहाँ से चले जाने को कहते हैं। लेकिन तभी वहाँ सेली नाम की एक कार आ जाती है जो एक सरकारी वकील होती है। वो डॉक के फैसले से सहमत नहीं होती, इसीलिए वो डॉक को कहती है कि आपको ये फैसला बदलना चाहिए और उसी से रोड बनवाना चाहिए जिसने रोड खराब किया है। तो डॉक उसे कहते हैं कि मैंने इन जैसों को बहुत देखा है, इसीलिए इनको मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। लेकिन सेली अपनी बात मनवाने के लिए पूरे टाउन वालों से कहती है कि अगर ये रोड नहीं बनेगा तो यहाँ कोई भी नहीं आएगा। तो सभी टाउन वाले काफी परेशान हो जाते हैं और डॉक को अपना फैसला बदलना पड़ता है। डॉक मैक्विन को बताते हैं कि तुम्हें बेसी की मदद से रोड को दोबारा बनाना होगा, क्योंकि बेसी एक रोड बनाने वाली मशीन थी। तो मैक्विन काफी परेशान हो जाता है। वो डॉक को कहता है कि इसमें कितना टाइम लग जाएगा। तो डॉक उसे कहते हैं कि अगर तुम ठीक से काम करोगे तो 5 दिन लग जाएंगे। फिर वो मेटर को उसे बेसी से जोड़ने को कहते हैं, लेकिन मेटर जैसे ही पार्किंग लॉक खोलता है तो मैक्विन वहाँ से भाग जाता है। यह देखकर मेटर के होश उड़ जाते हैं और उसे समझ आता है कि पहले उसे मैक्विन को मेसी से जोड़ना चाहिए था, फिर पार्किंग लॉक खोलना चाहिए था। वही मैक्विन को आजाद होकर काफी मजा आ रहा होता है और वो फुल स्पीड में कैलिफोर्निया की तरफ बढ़ने लग जाता है। लेकिन तभी उसका फ्यूल खत्म हो जाता है क्योंकि शेरिफ ने उसका फ्यूल निकाल दिया था। फिर मैक्विन को बेसी से जोड़ दिया जाता है और वो रोड बनाने लग जाता है। मैक्विन मेटर को कहता है कि मैं इन सब कामों के लिए नहीं बना हूँ, मैं एक फेमस रेसिंग कार हूँ। तभी वहाँ लुइजी और गुइडो आ जाते हैं जिनकी टायर की शॉप होती है। लुइजी मैक्विन से पूछता है कि क्या तुम फरारी अन्ना को जानते हो? तो मैक्विन उसे कहता है कि वो यूरोपियन सर्किट में रेस करते हैं और मैं पिस्टन कप में। तो लुइजी और गुइडो इससे काफी गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि वो सिर्फ फरारी रेसिंग के फैन थे, इसीलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि वहाँ 2 कस्टमर आ रहे हैं। इससे सभी बहुत खुश होते हैं क्योंकि आज रेडिएटर स्प्रिंग में काफी दिनों बाद कोई आया था। सभी उन दोनों कारों को अपनी अपनी सर्विस के बारे में बताते हैं, लेकिन वो दोनों हाईवे का रास्ता भटक गए थे, इसीलिए वो किसी से भी कोई सामान नहीं खरीदते और वहाँ से जाने लगते हैं। ये देखकर मैक्विन उन दोनों को कहता है कि मैं फेमस कार रेसर लाइटिंग मैक्विन हूँ, इसीलिए तुम मेरी टीम को कॉल करो ताकि वो यहाँ आकर मुझे बचा सके। लेकिन वो मैक्विन की हालत देखकर उस पर विश्वास नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं। तभी मैक्विन रेडियो पर सुनता है कि मैक्विन मिसिंग है और चिकी सबसे पहले कैलिफोर्निया पहुँच गया है। इससे मैक्विन काफी परेशान हो जाता है और चिक के बारे में सपने देखने लगता है कि अगर वो वहाँ नहीं पहुँचा तो चिक रेस जीत जाएगा और वो डायनेगो की स्पॉन्सरशिप ले लेगा, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है और वो मेट्रो को कहता है कि अगर मैं ये रोड बना दूं तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ। तो मेट्रो उसे कहता है कि जज ने तो यही कहा था। तो मैक्विन अपनी फुल स्पीड में वो रोड बहुत ही जल्दी पूरा कर लेता है और मेटर डॉक को आकर बताता है कि रोड बनकर तैयार हो गया है। तो सभी वो रोड देखने जाते हैं तो वो देखते हैं कि मैक्विन ने बहुत ही बेकार रोड बनाया है और मेटर जब उस पर चलता है तो उसे सिर्फ झटके ही झटके लगते हैं। ये देखकर सेली मैक्विन को कहती है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, हमने तुम्हें रोड सही करने को कहा था। तो मैक्विन उसे कहता है कि डॉग ने कहा था कि काम पूरा करो और चले जाओ। तभी डॉग वहाँ आ जाते हैं और वो मैक्विन को कहते हैं कि मैंने तुम्हें रोड रिपेयर करने की सजा दी थी, ना कि खराब करने की, इसीलिए इस रोड को खोदो और दोबारा रिपेयर करो। तो मैक्विन उन्हें कहता है कि मैं कोई बुलडोजर नहीं हूँ, मैं एक रेस कार हूँ। तो डॉग उसे कहते हैं कि अगर तुम सच में एक रेसर हो तो क्यों ना मेरी और तुम्हारी एक छोटी सी रेस हो जाए। तो मैक्विन को ये मजाक लगता है। तो डॉग उसे कहते हैं कि अगर तुम जीते तो रोड में बनाऊंगा और अगर मैं जीता तो तुम इस रोड को दोबारा बनाओगे। तो मैक्विन को भी ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है। फिर वो रेस करने के लिए ग्राउंड में जाते हैं जहाँ शेरिफ उन्हें बताते हैं कि ये ग्राउंड की रेस है। फिर रेस स्टार्ट होती है जहाँ मैक्विन फुल स्पीड में आगे बढ़ता है, लेकिन डॉग स्टार्ट ही नहीं ले पाते, इसीलिए वो थोड़ी देर बाद रेस स्टार्ट करते हैं और वो मेट्रो को भी साथ ले लेते हैं और उसे कहते हैं कि शायद तुम्हारी किसी को जरूरत पड़ जाए। वही मैक्विन फुल स्पीड में राउंड लगाकर टर्न लेता है, लेकिन वो मुड़ नहीं पाता और सीधा खाई में जाकर गिर जाता है। तो डॉग उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम चाहे रोड रिपेयर करो या फिर रेसिंग, दोनों ही बेकार है। ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। मेटर मैक्विन को टो करता है और उसे कहता है कि डॉग को पता था कि तुम नीचे गिरोगे। फिर मैक्विन दोबारा से उस रोड को रिपेयर करने लग जाता है। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आता है कि वो एक छोटा सा टर्न नहीं ले पाया और वो पूरी रात मेहनत करके उस रोड को आधा बना लेता है। सुबह सभी उस रोड को देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब रोड बहुत अच्छा बना था। डॉग भी मैक्विन के काम से बहुत खुश होते हैं, लेकिन वो वहाँ नहीं होता क्योंकि मैक्विन ग्राउंड में टर्न मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा
रहा था तभी डॉग वहाँ आ जाते हैं, जो जब ये सब देखते हैं तो शेरिफ को वहाँ से भेज देते हैं और कहते हैं कि मैं इस पर नजर रखूंगा। तो शेरिफ वहाँ से चले जाते हैं और डॉग मैक्विन के पास जाते हैं और उसे समझाते हैं कि ये ट्रैक सीमेंट का नहीं है बल्कि मिट्टी का है, इसीलिए अगर तुम्हारे 3 व्हील्स में ब्रेक नहीं है तो ब्रेक कसकर दबाओ और जब तुम राइट टर्न लोगे तो लेफ्ट में घूम जाओगे। लेकिन मैक्विन उन्हें कहता है कि अब आप मुझे रेसिंग सिखाएंगे, लेकिन मैक्विन उनकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब वो वापस रेसिंग करने जाता है तो डॉग की बात सोचकर लेफ्ट की जगह राइट टर्न लेता है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मैक्विन और रोड बनाने लग जाता है। वहीं शेरिफ मेटर को आज रात मैक्विन पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी दे देते हैं। वहीं सेली रेड की मदद से मैक्विन को साफ करवा देती है और उससे अपने होटल कोजीकोन में रहने का ऑफर करती है, क्योंकि मैक्विन ने बहुत अच्छा रोड बनाया था। मैक्विन उसे कहता है कि तुम्हें तो मेरी फिक्र होने लगी है। फिर सेली वहाँ से चली जाती है। तभी मेटर मैक्विन के पास आता है और उसे कहता है कि आज रात मैं तुम्हारा चौकीदार हूँ, इसीलिए आज हम धमाल करेंगे। तो मैक्विन उसे कहता है कि मुझे रोड का काम खत्म करना है और यहाँ से निकलना है। तो मेटर उसे कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं जो मस्ती कर सकता हूँ वो तुम नहीं कर पाओगे। तो मैक्विन उसकी बातों में आ जाता है और उसे कहता है कि तुम मुझे क्या समझते हो, मैं लाइटिंग मैक्विन हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मेटर उसे आज रात खेत में लेकर जाता है जहाँ सारे ट्रैक्टर सोए हुए थे। मेटर एक ट्रैक्टर के पास जाकर हॉर्न बजाता है जिससे वो ट्रैक्टर उल्टे हो जाते हैं और मेटर को बहुत मजा आता है। फिर मेटर मैक्विन को भी ये सब करने को कहता है, लेकिन मैक्विन के पास हॉर्न नहीं होता, इसीलिए वो बहुत स्पीड में रेस मारता है जिससे वो सारे ट्रैक्टर उलट पुलट हो जाते हैं। इससे उन दोनों को काफी मजा आता है। लेकिन तभी वहाँ फ्रैंक आ जाता है जो कि एक हार्वेस्टर होता है। यह देखकर मेटर और मैक्विन वहाँ से भागने लगते हैं और वो उस खेत से बाहर निकल जाते हैं। फिर जब वो रेडिएटर स्प्रिंग पहुँचते हैं तो मेटर मैक्विन को अपनी रिवर्स ड्राइविंग दिखाता है। यह देखकर मैक्विन बहुत हैरान होता है और वो मेटर से पूछता है कि ये सब तुमने कैसे किया। तो मेटर उसे बताता है कि ये सब साइड मिरर का कमाल है और तुम चाहो तो मैं भी तुम्हें सिखा सकता हूँ। तो मैक्विन उसे कहता है कि तुम बात तो सही कह रहे हो, मैं इसे अपनी मेन रेस में यूज कर सकता हूँ। तो मेटर उसे कहता है कि तुम हमेशा उस रेस की बात क्यों करते रहते हो, ऐसा उस रेस में क्या रखा है। तो मैक्विन उसे कहता है कि ये सिर्फ एक रेस नहीं है, यह मेरा सपना है कि मैं पिस्टन कप जीतूं और जब मैं जीतूंगा तब मेरे पास बड़े बड़े हेलीकॉप्टर होंगे और मुझे बड़े बड़े स्पॉन्सर मिलेंगे। तो मेटर उसे कहता है कि बचपन से मेरा भी एक सपना रहा है कि एक दिन मैं भी एक हेलीकॉप्टर में बैठूंगा, और क्या तुम मेरा इस सपना पूरा करोगे। तो मैक्विन उसे कहता है कि क्यों नहीं, मैं तुम्हें हेलीकॉप्टर में बिठा दूंगा। तो मेटर उसे कहता है कि मैं जानता था कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर मैक्विन सेली के होटल में जाता है जहाँ रूम नंबर 1 में रुकता है और वो सेली को इन सब के लिए थैंक्स कहता है। फिर मैक्विन सो जाता है, लेकिन उसे नींद में भी फ्रैंक के सपने आते हैं जिससे वो काफी डर जाता है। फिर मैक्विन शेरिफ के पास जाता है ताकि वो आज के फ्यूल का कोटा ले सके, लेकिन डॉग शेरिफ का इलाज कर रहे होते हैं, इसीलिए वो मैक्विन को पेट्रोल पंप पर शेरिफ का इंतजार करने को कहते हैं, जिससे मैक्विन को बहुत गुस्सा आता है और वो बाहर पड़े केन को टायर से मारता है, जिससे वो केन डॉग के गैराज में चली जाती है और वहाँ से कुछ गिरने की आवाज आती है। इसीलिए मैक्विन जब अंदर जाता है तो देखता है कि वहाँ डॉग के 3-3 पिस्टन कप कबाड़ में पड़े हुए हैं, क्योंकि डॉग फेमस रेस कार हडसन हॉर्नेट थे जिन्होंने एक ही सीजन में 3-3 पिस्टन कप जीतने का रिकॉर्ड बनाया था। यह देखकर मैक्विन बहुत हैरान होता है। तभी वहाँ डॉग आ जाते हैं और वो मैक्विन को बाहर निकाल देते हैं। तो मैक्विन उन्हें कहता है क्या फेमस रेस कार हडसन हॉर्नेट है, इसीलिए मेरी तो किस्मत खुल गई और आपको मुझे सब कुछ सिखाना ही होगा। तो डॉग उसे कहते हैं कि मैं पहले ही ट्राई कर चुका हूँ। तो मैक्विन उन्हें कहता है कि आपके पास 3-3 ट्रॉफी है। तो डॉग उसे कहते हैं कि मेरे लिए वो खाली पड़े कप से ज्यादा और कुछ नहीं है। फिर मैक्विन फ्लो के पेट्रोल पंप पर जाकर सभी को ये बात बताता है, लेकिन कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। तभी सेली वहाँ आती है जो मैक्विन को ड्राइव पर ले जाने के लिए उसमें फ्यूल भर देती है। तो शेरिफ उसे कहते हैं कि ऐसा मत करो, ये यहाँ से भाग जाएगा। तो शेली उन्हें कहती है कि मुझे इस पर भरोसा है। फिर वो दोनों साथ में ड्राइव पर जाते हैं जहाँ वो दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। फिर वो एक व्हील वेल नाम की जगह पर रुकते हैं जो बहुत समय पहले एक बहुत ही पॉपुलर प्लेस हुआ करता था। मैक्विन सेली से कहता है कि तुम जैसी कार यहाँ क्या कर रही है। तो सेली मैक्विन को बताती है कि पहले मैं एक लॉयर थी और मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन मैं खुश नहीं थी, इसीलिए मैंने कैलिफोर्निया छोड़ दिया और मैं चलती रही। लेकिन फिर यहाँ आकर मेरा एक्सल टूट गया तो डॉग ने मुझे ठीक किया और यहाँ के लोगों ने मुझे सहारा दिया और तब से मैं यही हूँ। तो मैक्विन उसे कहता है कि क्या तुम्हारा कभी इस जगह से जाने का मन नहीं किया। तो सेली उसे कहती है कि मुझे इस जगह से प्यार हो गया था और उसे बताती है कि यह जगह पहले ऐसी नहीं हुआ करती थी, क्योंकि 40 साल पहले हाईवे वहाँ नहीं था और कार रेडिएटर स्प्रिंग वाले रास्ते से आया करती थी, क्योंकि
क्योंकि उस वक्त लोग मंजिल की ओर नहीं बल्कि मंजिल की तरफ जाने वाले रास्ते को एंजॉय करते थे। लेकिन फिर 10 मिनट की ड्राइव बचाने के लिए इस टाउन को बाईपास कर दिया, जिससे ये टाउन बेजान हो गया और अब यहाँ से कोई भी कार नहीं गुजरती। तो मैकिन सेलियो कहता है कि काश मैं इस जगह को वैसे देख पाता जैसे हुआ करती थी। तो सेलियो से कहती है कि मैंने भी कई बार ये सपना देखा है, लेकिन एक ना एक दिन हम इस जगह को वापस वैसा ही बनाएंगे। फिर मैकिन सेली को ड्राइव के लिए थैंक्स कहता है। तभी वो देखते हैं कि रेडिएटर स्प्रिंग में सभी ट्रैक्टर उन्हें परेशान करने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि मैकिन और मेटर ने उन्हें रात को परेशान किया था। इसीलिए सभी उन ट्रैक्टर को वहाँ से बाहर निकालने लगते हैं और मैकिन भी एक ट्रैक्टर के पीछे जाता है, जहाँ मैकिन देखता है कि डॉग पुराने रेसिंग टायर लगाकर ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉग अपनी फुल स्पीड में उस ग्राउंड का पूरा चक्कर लगाते हैं और वो टर्न पर भी अपनी स्किल की मदद से आसानी से मुड़ जाते हैं। यह देखकर मैकिन बहुत हैरान होता है और वो डॉग के पास जाता है, लेकिन वहाँ से चले जाते हैं। तो मैकिन उनके पीछे पीछे उनके गैराज में जाता है और उन्हें कहता है कि आपकी ड्राइविंग कमाल की है। तो डॉग उसे वहाँ से जाने को कहते हैं। तो मैकिन उन्हें कहता है कि आप अपने करियर के टॉप पर रहते हुए भी आपने रेसिंग क्यों छोड़ दी। तो डॉग उसे बताते हैं कि 1954 में मेरा एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया और जब मैं रिपेयर होकर वापस गया तो मुझे लगा कि वो मेरा वेलकम करेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि तुम एक हिस्ट्री हो और उन्होंने मेरे ही सामने एक रूकी को साइन कर लिया, जबकि मुझ में अभी बहुत कुछ बाकी था और उन्होंने मुझे मौका भी नहीं दिया। इसीलिए मैं यहाँ चला आया और जब तुम यहाँ आए तो मुझे फिर से रेसिंग की याद आ गई। तो मैकिन उन्हें कहता है कि मैं उनके जैसा नहीं हूँ। तो डॉग से कहते हैं कि तुम मुझे एक इंसिडेंट बताओ जब तुमने किसी दूसरे के बारे में सोचा था। लेकिन मैकिन को ऐसा कुछ याद नहीं होता, क्योंकि आज तक उसने किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचा था। फिर डॉग उसे वहाँ से चले जाने को कहते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि अगली सुबह जब सभी की आँख खुलती है तो वो देखते हैं कि रोड पूरा बन चुका है और मैकिन वहाँ नहीं है। तो सभी बहुत उदास होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैकिन वहाँ से चला गया है, लेकिन मैकिन वहीं होता है। यह देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। फिर मैकिन सभी को खुश करने के लिए सभी की मदद लेता है, क्योंकि वो अब समझ चुका था कि हमें दूसरों की भी मदद करनी चाहिए। और पूरे रेडिएटर स्प्रिंग वाले मिलकर मैकिन को एक नया लुक दे देते हैं और मैकिन ने रेडिएटर स्प्रिंग की लाइट भी सही कर दी थी। यह देखकर सेली बहुत खुश होती है, क्योंकि मैकिन ने उसका सपना पूरा कर दिया था। फिर वो साथ में मस्ती करने लगते हैं और अब सभी को पता चल जाता है कि सेली और मैकिन को एक दूसरे से प्यार हो गया है। तभी वो देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे कस्टमर आ रहे हैं, लेकिन वो प्रेस वाले होते हैं जो मैकिन को लेने आए थे। और वहाँ मैक भी आ जाता है जो मैकिन से मिलकर बहुत खुश होता है। तभी मैकिन को अपने एजेंट हार्व का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि तुम हर जगह छा गए हो, लेकिन मैकिन वहाँ से नहीं जाना चाहता था। इसीलिए उसे कहता है कि मैं रेडिएटर स्प्रिंग में हूँ, जो आज भी मौजूद है। लेकिन हार्व उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उसे बताता है कि डायनेगो के पास कोई चॉइस नहीं थी, इसीलिए उन्होंने चिक को चूज कर लिया है। इससे मैकिन को बहुत गुस्सा आता है। इसीलिए हार्व उसे कहता है कि तुम्हें फटाफट कैलिफोर्निया पहुँचना होगा। लेकिन मैकिन सेली के पास जाता है कि मैं रेस जीतना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे जाना होगा। तो सेली मैकिन को रोड के लिए थैंक्स कहती है। तभी मैकिन को कहता है कि तुम्हें चलना चाहिए, क्योंकि अगर तुम अभी ट्रेलर में नहीं बैठे तो तुम्हारा एजेंट मुझे नौकरी से निकाल देगा। तो मैकिन को ना चाहते हुए भी वहाँ से जाना पड़ता है और न्यूज वाले डॉग को थैंक्स कहते हैं, क्योंकि उन्होंने ही मैकिन के यहाँ होने की खबर उन्हें दी थी। सेली भी ये देख लेती है, इससे वो डॉग से बहुत गुस्सा हो जाती है। मेटर डॉग से कहता है कि मैं आखिरी बार मैकिन को गुड बाय बोलना चाहता था। सभी बहुत उदास होते हैं और डॉग को भी इससे काफी बुरा लगता है। फिर हमें अगले दिन कैलिफोर्निया के इंटरनेशनल स्पीडवे को दिखाया जाता है, जहाँ जनों की टाई ब्रेकर रेस होने वाली थी और इस रेस को देखने के लिए पूरे शहर की छुट्टी थी, क्योंकि रेसिंग के इतिहास में तीनों कारों के बीच में टाई हुआ था। फिर हमें मैकिन को दिखाया जाता है जो रेस की तरह ही अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बार बार उसे रेडिएटर स्प्रिंग की बातें याद आ रही थी। फिर रेस स्टार्ट होती है, लेकिन मैकिन रेस पर ध्यान नहीं दे पाता, क्योंकि उसे बार बार सेली की याद आ रही थी। लेकिन तभी मैकिन देखता है कि रेडिएटर स्प्रिंग के सभी दोस्त वहाँ आ गए हैं और डॉग हडसन मैकिन के क्रू चीफ बन गए हैं। तो मैकिन इससे बहुत खुश होता है और डॉग उसे कहते हैं कि मुझे पता था कि तुम्हें क्रू चीफ की जरूरत पड़ेगी। और फिर डॉग उसका हौसला बढ़ाने के लिए उसे कहते हैं कि अगर तुम एक अच्छी सड़क बना सकते हो तो यकीनन तुम ये रेस भी जीत सकते हो। फिर मैकिन फुल जोश में रेसिंग करने लग जाता है और डॉग उसे जल्दी से लैप कवर करने को कहते हैं। वहीं जब सभी को हडसन हॉर्नेट के बारे में पता चलता है तो सभी इससे बहुत खुश होते हैं और मैकिन फुल स्पीड में लैप कवर कर रहा होता है, लेकिन वो अभी किंग और चिक से एक लैप पीछे होता है। लेकिन वो डॉग के हौसले की वजह से जल्दी जल्दी लैप कवर करता जाता है, जिससे वो चिक
के पास पहुंच जाता है, लेकिन चिक मैक्वीन को टक्कर मारता है, मगर मैक्वीन मेटर की सिखाई हुई टेक्निक का यूज करते हुए रिवर्स ड्राइविंग करने लगता है। यह देखकर सभी हैरान होते हैं और मैक्वीन चिक से आगे निकल जाता है, लेकिन इससे चिक को बहुत गुस्सा आता है और वो मैक्वीन का टायर ब्लास्ट कर देता है। तो डॉग मैक्वीन को कहते हैं कि येलो फ्लैग दिखा रहे हैं, इसलिए तुम टेंशन मत लो और जल्दी से पिच स्टॉप पर पहुंचो। डॉग गुइडो को भी तैयार रहने को कहते हैं और मैक्वीन जब वहां पहुंचता है तो गुइडो फुल स्पीड में मैक्वीन के टायर चेंज कर देता है। यह देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं और अब सिर्फ आखिरी लेप बची होती है और मैक्वीन लीडर के बहुत करीब आ जाता है, लेकिन चिक किसी भी हाल में जीतना चाहता था, इसीलिए वो मैक्वीन को हिट करता है। लेकिन मैक्वीन डॉग की सिखाई हुई स्किल को याद करता है, जिससे वो बचकर सबसे आगे निकल जाता है और अब किंग भी चिक को आगे निकलने नहीं देते। तो चिक को इससे बहुत गुस्सा आ जाता है और चिक किंग को जोर से हिट करता है, जिससे किंग का एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। और मैक्वीन जब ये देखता है तो उसे किंग में डॉग दिखाई देते हैं जब उनका एक्सीडेंट हो गया था और उन्हें वापस रेसिंग करने से मना कर दिया था, इसलिए मैक्वीन उनकी मदद करने के लिए फिनिशिंग लाइन को पार नहीं करता और पहले ही रुक जाता है, जिससे चिक रेस जीत जाता है। यह देखकर सभी बहुत हैरान होते हैं और मैक्वीन किंग की मदद करने जाता है और उन्हें कहता है कि आपको अपनी लास्ट रेस जरूर पूरी करनी चाहिए। फिर वो उन्हें पुश करके फिनिशिंग लाइन तक लेकर जाने लगता है तो किंग उसे कहते हैं कि तुमने अपना पिस्टन कप गवा दिया, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तो मैक्वीन उन्हें कहता है कि किसी पुरानी कार ने मुझे कहा था कि वो सिर्फ एक खाली कप है। फिर वो किंग को फिनिशिंग लाइन पार करवा देता है। ये देखकर सभी बहुत इमोशनल हो जाते हैं और सभी को चिक पर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए उसे टायर ट्यूब फेंक कर मारने लगते हैं। वहीं मैक्वीन को किंग और उनकी वाइफ थैंक्स कहती है और सभी लोग मैक्वीन को ही विनर मानते हैं। डॉग मैक्वीन को कहते हैं कि तुम में कुछ बात तो जरूर है। तभी वहाँ डायनेगो के फाउंडर टेक्स आते हैं जो मैक्वीन को उनका नया मॉडल बनने का ऑफर करते हैं, लेकिन मैक्वीन उन्हें कहता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ ही रहना चाहता हूँ। तो टेक्स उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी बात की कद्र करता हूँ, लेकिन कभी भी मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकूँ तो मुझे जरूर बताना। तो मैक्वीन उन्हें मेटर को हेलीकॉप्टर राइड करवाने को कहता है, जिससे मेटर हेलीकॉप्टर में राइड करके बहुत खुश होता है और अब मैक्वीन की वजह से रेडिएटर स्प्रिंग में भी लोग आने लग जाते हैं और सभी इससे बहुत खुश होते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। इस कहानी की शुरुआत में हमें फिन नाम के एक जासूस को दिखाया जाता है जो एक बोट से समुद्र में आगे बढ़ रहा होता है, क्योंकि एक ब्रिटिश जासूस लीलैंड टर्बो ने उसे खुफिया मैसेज भेजा था जिसमें उसने कहा कि मैं जिस मिशन पर आया था वहाँ के लोगों को मेरे बारे में पता चल गया है और मुझे एक बहुत ही खास चीज मिली है, इसीलिए मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ और तुम्हें इस जगह पर बहुत ही सावधानी से आना होगा। इसीलिए फिन उस लोकेशन की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ एक बहुत बड़ा शिप आ जाता है जो उस बोट से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इसीलिए वो बोट वहाँ से चला जाता है, लेकिन फिन उस शिप के ऊपर लटक जाता है, जिससे उस ठिकाने पर पहुँच जाता है जो कि असल में एक बहुत बड़ा ऑयल प्लेटफॉर्म होता है, जहाँ फिन देखते हैं कि प्रोफेसर जेंटब एक खास तरह के कैमरे की डील कर रहा था। प्रोफेसर जेंटब एक वांटेड वेपन डिजाइनर और पागल साइंटिस्ट होता है। फिन लीलैंड से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता। तभी वो देखता है कि प्रोफेसर ने लीलैंड को मार दिया है। तभी उन्हें फिन के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो फिन को पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन फिन बहुत ही चालाक और मॉडिफाइड होता है, इसीलिए वो सभी से बचकर वहाँ से समुद्र में निकल जाता है। ये देखकर प्रोफेसर उसे पकड़ने के लिए अपनी शिप भेजते हैं। शिप जब फिन पर अटैक करती है तो फिन मरने का नाटक करता है, जिससे सभी को लगता है कि वो मर गया है, लेकिन वो बचकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं फिर हमें रेडिएटर स्प्रिंग में दिखाया जाता है कि मैक्वीन चौथी बार पिस्टन कप जीत कर लौट आया था, जिससे सभी बहुत खुश होते हैं। मेटर मैक्वीन से मिलकर बहुत खुश होता है। फिर मैक्वीन उसे अपने द्वारा बनाया हुआ डॉग का म्यूजियम दिखाता है, जहाँ उसने सभी पिस्टन कप रखे हुए थे और यहाँ हमें पता चलता है कि महान रेसिंग लीजेंड डॉग हडसन ऑर्नेट अब इस दुनिया में नहीं रहे। फिर मैक्वीन और मेटर साथ में मस्ती करने लगते हैं। शाम को मैक्वीन मेटर को कहता है कि मुझे आज रात सेली के साथ डेट पर जाना है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ में नहीं घूम सकता। मेटर इससे उदास होता है, लेकिन अपने दोस्त की खुशी के लिए मान जाता है। फिर दिखाया जाता है कि रात को मैक्वीन सेली के साथ होटल में डिनर करने जाता है, जहाँ का वेटर और कोई नहीं बल्कि मेटर ही होता है। मैक्वीन उससे अपने लिए स्पेशल ड्रिंक मंगाता है। मेटर जब अंदर जाता है तो वहाँ टीवी में मेलडेनो शो शुरू हो जाता है, जिसमें बताया जाता है कि ऑयल करोड़पति माइल्स एक्सेलोड दुनिया घूमने वाली पहली कार बनाने के लिए बिना जीपीएस के घूमने निकले थे, लेकिन पेट्रोल खत्म होने की वजह से वो जंगल में फंस गए। लेकिन फिर वो अपना खुद का एक प्राकृतिक ईंधन बनाकर वापस लौटे और उन्होंने अपनी सारी ऑयल फैक्ट्री बेच दी और खुद को एक इलेक्ट्रिक कार में बदल दिया और उन्होंने एक प्राकृतिक ईंधन ओलिनोल बनाया, लेकिन दुनिया को इस पर विश्वास नहीं था। इसीलिए उन्होंने एक रेसिंग कंपटीशन का आयोजन किया, जिसमें दुनिया भर के चैंपियन हिस्सा
डालेंगे ताकि सभी को उनके ओलिनोल पर विश्वास हो सके। फिर वो इटली के फेमस रेस कार फ्रेंचेस्को बर्नोली से बात करते हैं, लेकिन फ्रेंचेस्को मैक्वीन का मजाक उड़ाता है क्योंकि मैक्वीन अभी हाल ही में एक सीजन खेलकर आया था, इसीलिए वो इस रेस में हिस्सा नहीं ले रहा था। मेट्रो को इससे बहुत गुस्सा आता है और वो लाइव कॉल करके फ्रेंचेस्को को कहता है कि मैक्वीन बेस्ट रेसर है और वो तुम्हें चुटकियों में हरा सकता है। तो फ्रेंचेस्को से कहता है कि अगर मैक्वीन इतना ही फास्ट है तो आराम क्यों कर रहा है। इस बात को लेकर उनमें बहस हो जाती है और वहाँ चारों तरफ भीड़ लग जाती है। ये देखकर मैक्वीन भी अंदर आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि फ्रेंचेस्को मेट्रो को खटारा और पुरानी ट्रक कहकर बुला रहा है। मैक्वीन को अपने दोस्त की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए वो फ्रेंचेस्को से कहता है कि तुमने मेरे बेस्ट फ्रेंड की बेइज्जती की, इसीलिए मैं भी रेस में हिस्सा ले रहा हूँ। सभी इससे बहुत खुश होते हैं। सेली मैक्वीन को कहती है कि तुम्हें इस बार मेट्रो को भी अपने साथ लेकर जाना चाहिए क्योंकि तुम उसे किसी भी रेस में अपने साथ लेकर नहीं गए हो। तो मैक्वीन भी मान जाता है। फिर वो सभी जापान जाने के लिए निकल जाते हैं। वो जापान पहुंचकर पूरा शहर घूमते हैं और रात को ओलिनोल की पार्टी में पहुंच जाते हैं, जहां मेट्रो उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। तो मैक्वीन उसे कहता है कि रेडिएटर स्प्रिंग नहीं है, इसीलिए तुम्हें यहाँ सोच समझ कर चलना चाहिए, लेकिन मेट्रो उसकी बात नहीं समझता और पार्टी एंजॉय करने लग जाता है। वही हमें फिन को दिखाया जाता है जो पार्टी में उन कैमरों को चेक कर रहे थे जिसकी प्रोफेसर ने डील की थी, लेकिन वहाँ वो कैमरा नहीं होता। तभी उनके पास टोक्यो की एजेंट शिफ्टवेल आती है जो उन्हें बताती है कि आपने जो कैमरे की फोटो भेजी थी उसके बारे में कुछ खास पता नहीं चला है। फिर उन्हें लंदन का मैसेज देती है कि आप जिस ऑयल प्लेटफॉर्म पर पहुंचे थे वो दुनिया के सबसे बड़े ऑयल भंडार के रूप में बने हैं, लेकिन किसी को इस बारे में खबर नहीं है क्योंकि वो सैटेलाइट को नकली सिग्नल भेज रहे थे। मगर एक अमेरिकन एजेंट को इस बारे में पता चल गया, इसीलिए जब उसने छानबीन की तो उस कार का फोटो लेने में कामयाब हो गया जो ये पूरा मिशन चला रहा है और वो अमेरिकन आपको आज रात फोटो देने आने वाला है। तभी फिन देखता है कि प्रोफेसर भी वहाँ अपने आदमियों के साथ मौजूद है, इसीलिए वो शिफ्टवेल को कहता है कि अमेरिकन से तुम मिलोगी क्योंकि उन बदमाशों ने मुझे ऑयल प्लेटफॉर्म पर देख लिया था, इसीलिए अगर उन्होंने मुझे यहाँ देखा तो पूरा मिशन चौपट हो जाएगा। तो शिफ्टवेल उन्हें कहती है कि मैं टेक्निकल काम करती हूँ और मैं कोई जासूस नहीं हूँ। तो फिन उसे कहता है कि आज से तुम जासूस हो। वही हमें मेट्रो को दिखाया जाता है जो एक डिश को आइसक्रीम समझकर खा लेता है जिससे उसे मिर्ची लग जाती है और वो स्टेज पर तमाशा करने लगता है, लेकिन माइल्स मेट्रो से मिलकर खुश होते हैं क्योंकि मेट्रो की वजह से ही मैक्वीन ने रेस में हिस्सा लिया था। लेकिन तभी वहाँ मेट्रो का ऑयल लीक हो जाता है जिससे मैक्वीन मेट्रो पर गुस्सा होता है कि तुम यहाँ तमाशा कर रहे हो। मेट्रो काफी हैरान होता है क्योंकि उसका कभी ऑयल लीक नहीं होता था। वो वॉशरूम में चेक करने जाता है जहाँ वो देखता है कि वो वॉशरूम काफी एडवांस होता है, इसीलिए वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता। तभी वहाँ वो अमेरिकन जासूस फिन से मिलने के लिए मैसेज भेजता है तो शिफ्टवेल उससे मिलने के लिए आने लगती है, लेकिन प्रोफेसर के आदमियों को इस बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो उस अमेरिकी एजेंट पर हमला कर देते हैं। तभी मेटर भी बाहर आ जाता है जिससे मौका देखकर वो अमेरिकन एजेंट अपने ड्राइव और ट्रैकर को मेटर में लगा देता है जिसमें प्रोफेसर के बॉस की फोटो थी। इसीलिए जब मेटर बाहर आता है तो शिफ्टवेल को लगता है कि वही अमेरिकी जासूस है, इसीलिए उसे कल रेस में मिलने को बुलाती है। मेटर काफी हैरान होता है। फिर वो अपने दोस्तों को इस बारे में बताता है कि वो एक लड़की के साथ गुटरगू करने वाला है, लेकिन किसी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। वही हमें उस अमेरिकी एजेंट को दिखाया जाता है जिसे प्रोफेसर के गुंडों ने बंदी बना लिया था। तभी प्रोफेसर भी वहाँ आ जाता है और वो उस एजेंट के अंदर ओनिलोन डालता है। तो एजेंट प्रोफेसर को कहता है कि ये फ्यूल तो सेहत के लिए अच्छा है। तो प्रोफेसर उसे कहता है कि मुझे माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन के बाद पता चला है कि अगर ओलिनोल पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स डाला जाए तो ये बहुत ही डेंजरस हो जाता है। फिर उस खास कैमरे से उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स डालने लग जाते हैं जिससे उस एजेंट का इंजन खराब होने लगता है और प्रोफेसर से पूछता है कि तुमने वो खास जानकारी किसे दी थी, लेकिन वो एजेंट उसे कुछ नहीं बताता। लेकिन प्रोफेसर एजेंट के इशारों से ही समझ जाता है कि उसने मेटर को जानकारी पास ऑन की है, इसीलिए उस एजेंट को मार देते हैं। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि ओनिलोन की पहली रेस जापान में स्टार्ट होती है जिसमें सभी कार में ओलिनोल डाला गया था। मेटर मैक्वीन का पिट क्रू होता है जो आज उसे रेस में गाइड कर रहा था। रेस स्टार्ट होती है जिसमें फ्रेंचेस्को सबसे आगे निकल जाता है, लेकिन जब जैसे ही मिट्टी वाला इलाका आता है तो मैक्वीन सबको पीछे छोड़ता हुआ आगे निकल जाता है। वहीं हमें प्रोफेसर के आदमियों को दिखाया जाता है जो वहाँ एक बिल्डिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वाले कैमरे के साथ मौजूद थे क्योंकि उनका बॉस ओनिलोन को बदनाम करना चाहता था ताकि ओनिलोन की सेल ना हो, इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैमरे से 3 रेसिंग कार के इंजन को ब्लास्ट करवा देता है। तभी उन्हें वहाँ मीटर भी नजर आ जाता है और उन्हें पता था कि उसके पास ये खुफिया जानकारी है, इसीलिए उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। फिन और शिफ्टवेल भी ये देख लेते हैं, इसीलिए
इसीलिए फिन उसे बचाने जाता है और शिफ्ट-12 रेडियो के थ्रू उसे कांटेक्ट करती है और उसे बाहर निकलने को कहती है। मेट्रो को कुछ समझ नहीं आता और उसे लगता है कि उसे डेट पर बुला रही है, लेकिन इन्हीं बातों की वजह से मैक्विन कंफ्यूज हो जाता है और वो फ्रेंचेस्को को आगे निकलने का मौका दे देता है, जिससे मैक्विन ये रेस हार जाता है। वहीं वो गुंडे मेट्रो को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिन उन सभी को खत्म कर देते हैं। शिफ्ट-12 मेट्रो कहती है कि हमारी डेट खतरे में है, इसीलिए हम कल मिलेंगे। फिर मेट्रो जब वापस पिट में जाता है तो मैक्विन उस पर बहुत गुस्सा होता है। वो उसे कहता है कि रेसिंग के वक्त तुम अनाप शनाप क्यों चिल्ला रहे थे। तो मेट्रो से कहता है कि मैं डेट पर गया था, लेकिन मैक्विन को उस पर विश्वास नहीं होता और उसे लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। इसीलिए उसे कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से आज रेस हार गया और तुम्हें यहाँ लाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मेट्रो इससे काफी सैड होकर वहाँ से चला जाता है। वही दिखाया जाता है कि न्यूज में खबर फैल जाती है कि ओलिनोल की वजह से 3 कारें ब्लास्ट हो गई है, लेकिन माइल्स ये बात नहीं मानता और वो सभी को कहता है कि मेरा ईंधन सेफ है। वही हमें मेट्रो को दिखाया जाता है जो वापस रेडिएटर स्प्रिंग लौटने के लिए एयरपोर्ट आ जाता है, क्योंकि उसे लगने लग गया था कि वो मैक्विन के लिए मुसीबत है और अगर वो यहाँ रहेगा तो मैक्विन रेस नहीं जीत पाएगा। इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी फिन वहाँ आ जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है, क्योंकि प्रोफेसर के लोग उसके पीछे पड़े हुए थे। फिन मेट्रो को बताता है कि मैं एक खुफिया एजेंट हूँ। तभी वहाँ प्रोफेसर के आदमी आने लगते हैं, इसीलिए फिन मेट्रो को बचाने की कोशिश करने लग जाते हैं। फिन उन कारों पर हमला करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर वो अपने प्लेन में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं हमें मैक्विन और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है जो मेट्रो के जाने की वजह से काफी दुखी होते हैं, लेकिन मैक्विन सोचता है कि अगर वो घर चला गया तो वहाँ सेफ रहेगा। वहीं मेट्रो शिफ्ट-12 से मिलकर खुश होता है। शिफ्ट-12 मेट्रो के अंदर से वो डिवाइस निकाल लेती है जो उस अमेरिकी एजेंट ने उसके अंदर लगाया था, लेकिन अभी भी शिफ्ट-12 और फिन को लगता है कि वो अमेरिकी एजेंट है और वो टॉय ट्रक बनने का नाटक कर रहा है। फिर उस फोटो को देखते हैं जिसमें सिर्फ एक बोनट की फोटो थी और वही प्रोफेसर का बॉस था। फिन को कुछ समझ नहीं आता कि हम इस इंजन से उसके बॉस का कैसे पता लगाएंगे। तभी मेट्रो उन्हें बताता है कि बहुत ही पुराना इंजन है जिसके पार्ट्स आसानी से नहीं मिलते, लेकिन इसके पार्ट्स बदले जा रहे हैं और ये सभी ओरिजिनल पार्ट्स हैं। तो फिन उसके इस काम से खुश होते हैं। फिर वो पेरिस जाने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि फिन पेरिस में एक ब्लैक मार्केट डीलर को जानता था। फिन मेट्रो को भी उनकी टीम में शामिल होने को कहते हैं, तो मेट्रो भी मान जाता है क्योंकि वो बचपन से जासूस बनना चाहता था। फिर दिखाया जाता है कि वो पेरिस पहुंचकर ब्लैक मार्केट में जाते हैं, जहाँ वो डीलर फिन को देख लेता है, इसीलिए वहाँ से भागने लगता है, लेकिन शिफ्ट-12 उसे शौक देकर पकड़ लेती है। लेकिन फिन उसे ऐसा करने से मना करते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये मेरा खबरी है और हमेशा भागने का नाटक करते थे ताकि किसी को पता न चले कि वो उनका खबरी है और उसका नाम टॉम्बर था। फिर शिफ्ट-12 उसे उस कार की फोटो दिखाती है तो टॉम्बर उन्हें बताता है कि सबसे पुरानी खटारा कार है और इसके पार्ट्स मैंने ही बेचे थे और वो मेरा बेस्ट कस्टमर है, लेकिन वो हमेशा फोन पर बिजनेस करता है। तभी मेट्रो सभी को बताता है कि इस पुरानी कारों को कद्दू कारें कहा जाता है जो वक्त के साथ बिगड़ती रहती है। तो फिन को इससे आइडिया आता है और वो शिफ्ट-12 को ऑयल प्लेटफॉर्म की फोटो चेक करने को कहते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि वहाँ जितनी भी कारें थी वो सभी काफी पुरानी थी। जिससे टॉम्बर को भी याद आता है कि 2 दिन बाद इटली में सभी कद्दू कारों की एक सीक्रेट मीटिंग होने वाली है। तो मेट्रो उन्हें कहता है कि वहीं अगली रेस भी होने वाली है। फिर वो इटली जाने के लिए निकल जाते हैं। शिफ्ट-12 इटली के कैमरों को हैक कर लेती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि टॉम्बर सही कह रहा था, क्योंकि बहुत सारी कद्दू कारें आज इटली आई थी। तभी शिफ्ट-12 को एक आइडिया आता है और वो देखती है कि वो मेट्रो को कद्दू कार के एक टॉय ट्रक में बदल सकती है, ताकि मेट्रो उस मीटिंग में जाकर पता लगा सके कि इन सब के पीछे कौन है। वहीं दिखाया जाता है कि गुइडो और लुइजी अपने सभी दोस्तों को इटली में अपने अंकल के यहाँ ले जाते हैं, क्योंकि वो यहीं पले बड़े थे। वो लुइजी और गुइडो को देखकर बहुत खुश होते हैं और वो उन सभी के आने की खुशी में जश्न मनाने लग जाते हैं, लेकिन मैक्विन मेट्रो की वजह से काफी उदास होता है। तो लुइजी के अंकल उसे समझाते हैं कि पहले जब लुइजी और गुइडो मेरे साथ काम करते थे तो वो दोनों हर बात पर झगड़ने लग जाते थे। तो मैं उन्हें समझाता था कि हमें बेस्ट फ्रेंड से झगड़ा करना चाहिए, लेकिन फिर हमें जल्दी दोस्त बन जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी झगड़ा फ्रेंडशिप से बड़ा नहीं होता। तो मैक्विन भी उनकी बात समझ जाता है। वही दिखाया जाता है कि फिन मेट्रो पर एक डिवाइस लगा देते हैं और शिफ्ट-12 उसे बताती है कि तुम इस डिवाइस की मदद से किसी भी ट्रक का रूप ले सकते हो और ये डिवाइस तुम्हारी वॉइस से चलता है। फिर मेट्रो अपने रूप बदलने लग जाता है, जिससे वो बहुत खुश होता है। फिर मेट्रो कहते हैं कि तुम्हें पार्टी में किसी के सामने नहीं आना है और बाकी सब कुछ हम संभाल लेंगे। तभी शिफ्ट-12 देखती है कि मेट्रो कुछ डेंट्स है, जिससे वो सही से रूप नहीं बदल पा रहा है, तो उसके डेंट्स को ठीक करने लगती है, लेकिन मेट्रो उसे ऐसा करने से मना करता है और उसे कहता है कि मैं पिचके हुए निशान किसी
इसे ठीक नहीं करवाऊंगा, क्योंकि ये मेरी और लाइटनिंग मैक्वीन की दोस्ती की निशानी है, इसीलिए मैं इन्हें हमेशा संभाल कर रखना चाहता हूँ। तो शिप 12 भी उसकी बात मान लेती है। फिर फिन उसे अपने लिए हथियार चुनने को कहते हैं। वही हमें इटली में दिखाया जाता है कि ओलिनोल की सेकंड रेस स्टार्ट हो जाती है, लेकिन मैक्वीन मैटर की वजह से थोड़ा दुखी होता है। वही हमें उस बिल्डिंग को दिखाया जाता है जहाँ आज सभी कद्दूकारों की मीटिंग होने वाली थी, जहाँ शिप 12 अपने प्लान के मुताबिक इवान नाम के टॉय ट्रक के पास आती है और उसे कहती है कि मेरे दादाजी का टायर पंचर हो गया है, इसीलिए क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो इवान उसके पीछे जाता है, जिससे उसे शॉक देकर बेहोश कर देती है। फिर मेटर इवान का रूप लेकर मीटिंग में चला जाता है। मेटर में लगी हुई AI टेक्नोलॉजी की वजह से वो वहाँ की हर एक चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देख पा रहा था। फिर वो अंदर जाते हैं जहाँ बहुत सारी कद्दूकारें आई हुई थी और वो सभी अपने बॉस के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनका बॉस वहाँ नहीं आता और वो लाइव आकर उन्हें बताता है कि मेरा क्लच बॉक्स खराब हो चुका है, इसलिए मैं वहाँ नहीं आ सका। और उस वीडियो में भी उनके बॉस की शक्ल नहीं दिख रही थी, इसलिए किसी को पता नहीं चलता कि उनका बॉस कौन है। फिर बॉस सभी को कहता है कि दुनिया की सभी कारें हम पुरानी कारों का मजाक उड़ाती है, हमें कद्दू खटारा कचरा कहकर पुकारा जाता है, लेकिन अब हम ये सब और नहीं सहेंगे। फिर वो एक के बाद एक रेसिंग कार के इंजन को ब्लास्ट करने लग जाते हैं। बॉस सभी को कहता है कि जमाना नए ईंधन की तलाश में है, लेकिन आज के बाद सभी पेट्रोल की तरफ भागेंगे और हम दुनिया के सबसे बड़े अनखोजे तेल भंडार के मालिक होने की वजह से सबसे ताकतवर बन जाएंगे। शिप 12 को भी इस बात का पता चल जाता है कि कोई रेसिंग कार पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स डाल रहा है, जिससे वो कार ब्लास्ट हो रही है, इसीलिए फिन उन्हें पकड़ने जाते हैं। लेकिन प्रोफेसर के लोगों ने फिन को पकड़ने की पहले ही तैयारी कर रखी थी, इसीलिए फिन स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के साथ चिपक जाते हैं, जिससे वो उन्हें पकड़ लेते हैं। वहीं वो कद्दू कारें मैक्वीन और फ्रांचेस्को को छोड़कर सभी कारों को ब्लास्ट कर देते हैं। मैक्वीन ये रेस जीत जाता है, लेकिन वो ये देखकर बहुत हैरान होता है कि बाकी की सभी कारें ब्लास्ट हो गई है, जिससे हर तरफ ओनिलोन की बदनामी होने लगती है। और माइल्स भी फैसला कर लेते हैं कि लंदन में होने वाली आखिरी रेस में ओलिनोल इस्तेमाल नहीं होगा। सभी कद्दू कारें इससे खुश होती है। वहीं शिप 12 फिन को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रोफेसर की कारें उसे भी पकड़ लेती है। मेटर भी वहाँ से निकलने लगता है, तभी वो देखता है कि मैक्वीन न्यूज में सभी को कहता है कि मैं अगली रेस में ओलिनोल इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि अगर मेरा दोस्त फिल्मोर कहता है कि ओलिनोल सेफ है तो वो सेफ ही होगा, और मैं पहले भी अपने एक दोस्त की बात न मानकर उसे खो चुका हूँ, इसीलिए मैं वो गलती दोबारा नहीं करना चाहता। इससे प्रोफेसर को बहुत गुस्सा आता है और वो सभी से कहता है कि अगली रेस में मैक्वीन नहीं बचना चाहिए। इससे मेटर बहुत घबरा जाता है, जिससे उसका AI डिवाइस टूट जाता है और वो जल्दी जल्दी रूप बदलने लगता है। इससे सभी को पता चल जाता है कि वो अमेरिकी जासूस है, लेकिन मेटर अपने AI को कहकर गन बाहर निकाल लेता है, जिससे वो सभी पर हमला करने लगता है और पैराशूट की मदद से वहाँ से बचकर निकल जाता है। मेटर मैक्वीन को बताने के लिए उसके पास जाने लगता है कि ओलिनोल खतरनाक है, लेकिन कोई उसे अंदर जाने नहीं देता। और तभी प्रोफेसर के आदमी आकर मेटर को भी पकड़कर ले जाते हैं और प्रोफेसर उसे बेहोश कर देते हैं। फिर जब मेटर की आँख खुलती है तो वो देखता है कि फिन और शिप 12 उसके साथ बंधे हुए हैं। फिन उसे बताते हैं कि हम लंदन के क्लॉक टावर में हैं। मेटर को बहुत गुस्सा आता है और वो फिन को कहता है कि मैं जासूस नहीं हूँ, मैं एक मामूली टॉय ट्रक हूँ और मैक्वीन के साथ जो भी हो रहा है वो सब मेरी वजह से है। तभी वहाँ प्रोफेसर के गुंडे आ जाते हैं और वो मेटर को कहते हैं कि रेस स्टार्ट होने वाली है और प्रोफेसर चाहते हैं कि तुम मरने से पहले मैक्वीन की मौत का तमाशा देखो। वही हमें दिखाया जाता है कि मैक्वीन के पास सेली और रेडिएटर स्प्रिंग के सभी दोस्त आ गए थे, क्योंकि मेटर घर नहीं लौटा था। सेली मैक्वीन को कहती है कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि सार्ज और शेरिफ उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैक्वीन रेस नहीं करना चाहता था। तो सेली उसे कहती है कि अगर मेटर यहाँ होता तो उसे बहुत बुरा लगता, इसीलिए तुम्हें मेटर के लिए ये रेस करनी होगी। माइल्स भी मैक्वीन को ओलिनोल इस्तेमाल करने के लिए थैंक्स कहता है। फिर रेस स्टार्ट होती है और प्रोफेसर के आदमी मैक्वीन पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स डालते हैं, लेकिन मैक्वीन को कुछ नहीं होता। इससे प्रोफेसर बहुत गुस्सा होता है और उन्हें कॉल पर कहता है कि हमें दूसरे प्लान पर काम करना होगा। और प्रोफेसर की कारें मेटर को बताती है कि मैक्वीन जब पिट पर रुकेगा तो हम उसमें बॉम्ब रख देंगे, जिससे तुम्हारा दोस्त नहीं बचेगा। मेटर को इससे बहुत गुस्सा आता है और वो गन निकाल लेता है, लेकिन उसमें गोली नहीं होती, जिससे उसका मजाक उड़ाकर वहाँ से चले जाते हैं। मगर मेटर बंदूक एक्टिवेट करके रस्सी को तोड़ देता है, जिससे वो सेफली वहाँ से बाहर निकल जाता है। फिर वो फिन और शिप 12 को बचाने लगता है, लेकिन फिन उसे कहते हैं कि जाओ मैक्वीन की मदद करो और पिट में से सभी को बाहर निकालो, हमें कुछ नहीं होगा। फिर मेटर वहाँ से मैक्वीन की मदद करने चला जाता है और शिप 12 मोटर के वायर चेंज करके मोटर को उल्टा घुमा देती है, जिससे वो भी आजाद हो जाते हैं। लेकिन वो देखते हैं
कि वहाँ मेटर का एयर फिल्टर पड़ा हुआ है, जिससे वो समझ जाते हैं कि बॉम्ब मेटर के अंदर लगाया गया है, जिससे उन्होंने मेटर को भागने दिया था। इसलिए वो मेटर को रोकने के लिए रेस की तरफ निकल जाते हैं। वही मेटर पिट में पहुंचकर अपने सभी दोस्तों को वहाँ से निकलने को कहता है और उन्हें बताता है कि यहाँ एक बॉम्ब है। तभी फिन मेटर से कॉन्टेक्ट करके उसे बताते हैं कि बॉम्ब तुम्हारे अंदर फिट किया गया है, क्योंकि उन्हें पता था कि तुम मैक्विन को बचाने जाओगे। फिर मेटर जब अपना ऑयल फिल्टर चेक करता है तो उसमें बॉम्ब लगा हुआ था। तभी मैक्विन भी मेटर के पास आने लगता है, लेकिन मेटर मैक्विन को बचाने के लिए उससे दूर भागने लगता है। मैक्विन भी उसका पीछा करता है क्योंकि उसे लगता है कि मैक्विन उससे गुस्सा है, इसीलिए वो मेटर की टॉय केबल को पकड़ लेता है और मेटर रॉकेट एक्टिवेट करके वहाँ से भागने लगता है। मेटर के दूर जाने की वजह से प्रोफेसर बॉम्ब को ब्लास्ट नहीं कर पाता और शिप 12 भी वहाँ पहुँच जाती है, मगर प्रोफेसर वहाँ से भागने लगता है। तो फिन शिप 12 को कहते हैं कि मैं प्रोफेसर को पकड़ता हूँ और तुम मेटर की मदद करो। प्रोफेसर भागता हुआ अपनी बोट के पास पहुँच जाता है, लेकिन फिन उसे पकड़ लेते हैं और उसके शिप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वही प्रोफेसर के आदमी मेटर को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन शिप 12 उन्हें खत्म कर देती है और वो मेटर को रोककर उसे कहती है कि हमें तुम्हारे अंदर के बॉम्ब को निकालना होगा। और मेटर मैक्विन को कहता है कि तुम्हें मारने के लिए मेरे अंदर बॉम्ब लगाया गया है। तभी फिन भी प्रोफेसर को पकड़ कर ले आते हैं और प्रोफेसर के गुंडे उन पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन मेटर और उसके दोस्त मिलकर उन सभी को वहाँ से भगा देते हैं। फिन प्रोफेसर को बॉम्ब बंद करने को कहते हैं, लेकिन प्रोफेसर उन्हें कहता है कि मैं इसे बंद नहीं कर सकता क्योंकि ये आवाज से चलता है और जब वो डीएक्टिवेट बोलता है तो बॉम्ब में टाइमर स्टार्ट हो जाता है। और प्रोफेसर सभी को बताता है कि इस बॉम्ब को वही डीएक्टिवेट कर सकता है जिसने इसे बनाया है। ये देखकर गुइडो बॉम्ब को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे खास तरह के बोल्ट से फिट किया गया था, जैसे उस कद्दू कार के बॉस की फिटिंग थी। इससे मेटर समझ जाता है कि इन सब के पीछे ओनिलोन का मालिक माइल्स है और वो मैक्विन को लेकर माइल्स के पास पहुंचता है, जहां ब्रिटिश महारानी भी मौजूद होती है, लेकिन वो सभी मेटर पर बॉम्ब लगा देख डर जाते हैं। फिन और बाकी सभी वहां आ जाते हैं और मेटर सभी को बताता है कि इन सब के पीछे माइल्स है, लेकिन माइल्स उसकी बात नहीं मानता। तो मेटर उसे कहता है कि पार्टी में भी ऑयल तुम्हारा ही लीक हुआ था और तुम इलेक्ट्रिक कार में चेंज नहीं हुए हो। फिर वो सभी को बताता है कि माइल्स ने ये सब इसलिए किया ताकि ऑर्गेनिक फ्यूल को बदनाम कर सके, जिससे इनकी पेट्रोल की बिक्री बढ़ जाए, क्योंकि इसे हाल ही में ऑयल का बहुत बड़ा भंडार मिला है और अब बॉम्ब को ब्लास्ट होने में कुछ ही सेकंड बचे हुए थे। इसीलिए माइल्स उस बॉम्ब को डीएक्टिवेट कर देता है, जिससे अब सभी को विश्वास हो जाता है कि इन सब के पीछे माइल्स था और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। मेटर माइल्स का बोनेट खोलता है और उसमें वही फोटो वाला इंजन था। सभी इससे बहुत खुश होते हैं और ब्रिटिश की महारानी मेटर को सर्ट ऑफ मेटर का खिताब देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मेटर रेडिएटर स्प्रिंग में सभी को अपनी स्टोरी बताता है, लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं करता। मगर तभी वहाँ फिन और शिप 12 आ जाते हैं, क्योंकि लुइजी ने उन्हें मेल भेजा था। शिप 12 सभी को कहती है कि मैं मेटर की गर्लफ्रेंड हूँ। सभी इससे बहुत हैरान होते हैं, लेकिन अभी भी मैक्विन को एक बात समझ नहीं आती कि उस पर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से हमला किया गया था तो उसे कुछ क्यों नहीं हुआ। तो फिल्मोर उसे बताता है कि साज ने तुम्हारा फ्यूल बदल दिया था। फिर दिखाया जाता है कि रेडिएटर स्प्रिंग में रेस होती है, जहाँ सभी रेसर आए थे। सभी से खुश होते हैं और अब फिन और शिप 12 के जाने का वक्त हो गया था। फिन मेटर को भी अपने साथ चलने को कहते हैं, लेकिन मेटर उन्हें कहता है कि ये मेरा घर है, इसलिए मैं यही रहूंगा। तो शिप 12 उसे कहती है कि मैं तुमसे मिलने आऊंगी, क्योंकि हमारी गुटरगु अभी बाकी है। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और मेटर भी अपने रॉकेट की मदद से रेस करने लगता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। इस कहानी की शुरुआत कास्ट मूवी के बाद से होती है, जहाँ पिस्टन कप का नया सीजन स्टार्ट होने वाला था। वही हमें मैक्विन को दिखाया जाता है जो अपना हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे डॉग की याद आती है, क्योंकि हमेशा उसे बताया करते थे कि रेसिंग एक लेप की तरह होती है, जिसमें हमें बिना किसी को हिट किए जीतना होता है, जिसे असली रेसिंग कहा जाता है। मैक्विन उनकी इन बातों से खुश होता है। फिर रेस स्टार्ट होती है, जिसमें मैक्विन सबसे आगे निकल जाता है और मैक्विन के पीछे उसके दो दोस्त केल और बॉबी भी होते हैं, जो भी मैक्विन की तरह ही काफी अच्छे रेसर थे। मगर मैक्विन रेस जीत जाता है। सभी से बहुत खुश होते हैं, लेकिन बॉबी मैक्विन के साथ प्रैंक करने के लिए उस पर स्प्रे कर देता है, जिससे अगली बार जब बॉबी रेस में विन होता है तो मैक्विन भी उसके टायर में हवा भरकर अपना बदला ले लेता है। फिर अगले हफ्ते नई रेस स्टार्ट होती है, जिसमें मैक्विन सबसे आगे होता है, लेकिन तभी जैक्सन स्टॉर्म वहां आकर बहुत ही आसानी से ये रेस जीत जाता है। सब ये देखकर बहुत हैरान होते हैं। जैक्सन एक न्यू जनरेशन का हाईटेक रेसर होता है जो बहुत ही घमंडी था, इसलिए जब मैक्विन उससे मिलने जाता है तो मैक्विन का मजाक उड़ाता है कि तुम मुझसे नहीं जीत सकते। इससे मैक्विन को बहुत बुरा लगता है। न्यूज में हर जगह जैक्सन की खबर फैल जाती
है। इसीलिए चिक एक शो में एक डेटा एनालिस्ट नेडली आकर जैक्सन के बारे में बताती है कि जैक्सन एक न्यू जनरेशन का हाईटेक रेसर है जो पुराने रेसर से बिल्कुल अलग है, जिसके जीतने की असली वजह एरोडायनेमिक सिस्टम और सिमुलेटर प्रैक्टिस करना है, जिससे उसकी स्पीड किसी भी टर्न पर कम नहीं होती। और अब धीरे धीरे जैक्सन सभी रेस जीतता जाता है, जिससे अब सभी स्पॉन्सर पुराने रेसर को हटाकर न्यू जनरेशन के रेसर को साइन करने लग जाते हैं। मैक्यून के दोस्त केल और बॉबी भी रिटायर हो जाते हैं। मैक्यून ने सुनकर केल के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम रिटायर क्यों हो रहे हो। तो केल उसे कहता है कि मैंने मेरे अंकल से पूछा था कि हमें रिटायर कब होना चाहिए, तो मेरे अंकल ने कहा कि जब न्यू जनरेशन ट्रैक पर उतरेगी तो तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। यह कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मैक्यून को छोड़कर सभी रेसर को न्यू जनरेशन के रेसर में बदल दिया जाता है, क्योंकि मैक्यून के स्पॉन्सर डस्टी एंड रस्टी उसके बहुत अच्छे दोस्त थे। आज सीजन की आखिरी रेस होती है, जिसमें मैक्यून धीरे धीरे जैक्सन के पास पहुंच जाता है, लेकिन जैक्सन आगे निकल जाता है और वो मैक्यून को कहता है कि अब तुम बूढ़े हो चुके हो, इसीलिए रिटायर हो जाओ। इससे मैक्यून को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी फुल पावर में आगे बढ़ने लगता है, जिससे उसका टायर फटने की वजह से एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो जाता है, जैसा कई सालों पहले डॉग का हुआ था। फिर हमें 4 महीने बाद रेडिएटर स्प्रिंग को दिखाया जाता है, जहाँ मैक्यून अब ठीक हो चुका है, लेकिन अंदर से पूरी तरीके से टूट चुका था, क्योंकि जब सालों पहले डॉग का एक्सीडेंट हुआ था तो उन्हें रेसिंग से निकाल दिया और उनकी जगह एक नए रुकी को साइन कर लिया था। मैक्यून इन बातों से काफी उदास होता है। तभी सेली उसके पास आती है तो मैक्यून उसे कहता है कि डॉग रेस करना चाहते थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया, इसलिए मैं नहीं चाहता कि जो डॉग के साथ हुआ वही मेरे साथ हो। तो सेली उसे कहती है कि तुम्हें खुद को बदलकर पहले से बेहतर बनाना होगा, जिससे ही तुम रेस जीत सकते हो, इसीलिए तुम्हें कुछ नया ट्राई करना चाहिए, क्योंकि 2 वीक बाद नया सीजन स्टार्ट होने वाला है। तो मैक्यून भी उसकी बात समझ जाता है। तभी मेटर भी वहाँ जाता है और मैक्यून उसे कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, इसीलिए मुझे जल्दी से डस्टी एंड रस्टी से बात करनी है। तो मेटर उन्हें कॉल लगाने चला जाता है, जहाँ मैक्यून के सभी दोस्त मौजूद होते हैं। तभी मैक्यून भी वहाँ जाता है और वो सभी को बताता है कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं खुद को पहले से बेहतर बनाऊंगा और इस सीजन सभी की होश उड़ा दूंगा। इस बात से डस्टी एंड रस्टी भी बहुत खुश होते हैं। मैक्यून उन्हें कहता है कि मुझे स्टॉर्म से फास्ट होने के लिए उसके जैसी ट्रेनिंग लेनी होगी। तो डस्टी एंड रस्टी उसे कहते हैं कि हमने पूरा इंतजाम कर लिया है, इसीलिए तुम कल रस्टी रेसिंग सेंटर आ जाना। इससे मैक्यून बहुत खुश होता है और सभी मैक्यून के जाने की तैयारियां करने लग जाते हैं। रेमन मैक्यून को पेंट करके उसे बिल्कुल पहले जैसा बना देता है। ये देखकर उसके सभी दोस्त बहुत खुश होते हैं और मैक्यून अपने दोस्तों के साथ रेसिंग सेंटर जाने के लिए निकल जाता है। वो सुबह होते होते रस्टी रेसिंग सेंटर पहुंच जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर होता है। वहाँ पहुँचते ही मीडिया वाले मैक्यून से रिटायर के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन मैक्यून उनके सवालों के जवाब नहीं देता और अंदर चला जाता है। मैक्यून उस रेसिंग सेंटर को देखकर बहुत खुश होता है। तभी डस्टी एंड रस्टी भी उसके पास आ जाते हैं। मैक्यून उन्हें कहता है कि ये जगह बहुत अच्छी है, लेकिन तुमने सब कैसे किया। तो डस्टी उन्हें बताता है कि छोटे मोटे कारोबार वाले इतना सब कुछ नहीं कर सकते थे और हम तुम्हारी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमने रस्टी भेज दिया। तो मैक्यून इससे काफी हैरान होता है। तो डस्टी और रस्टी उसे बताते हैं कि हमने स्टर्लिंग नाम के बिजनेसमैन को रस्टीज भेज दिया है, जिसके पास तुम्हारी जरूरत की हर एक चीज मौजूद है और आज से वो तुम्हारा नया स्पॉन्सर है। तभी वहाँ स्टर्लिंग भी आ जाता है, जो मैक्यून से मिलकर बहुत खुश होता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा फैन हूँ, जिससे मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं तुम्हें स्पॉन्सर कर रहा हूँ। फिर डस्टी और रस्टी वहाँ से चले जाते हैं। मैक्यून बहुत सैड होता है क्योंकि उन्होंने उसके लिए ये सब किया था। तभी मैक्यून देखता है कि वहाँ उसकी और डॉग की सभी पुरानी चीजों का कलेक्शन मौजूद है। तभी स्टर्लिंग भी वहाँ आ जाते हैं और वो मैक्यून को बताते हैं कि यहाँ उन सभी जगह की मिट्टी मौजूद है जहाँ डॉग रेस कर चुके हैं, जिसमें थंडर होलो और फायरबॉल बीच की मिट्टी भी होती है जो यहीं पास में थे। स्टर्लिंग उसे कहता है कि अब तुम्हें अपने फ्यूचर की तैयारी करनी चाहिए और उसे ट्रेनिंग के लिए इलेक्ट्रिक सूट पहना देता है, जिसकी मदद से उन्हें मैक्यून की हेल्थ और स्पीड की जानकारी मिल सकती थी। फिर वो मैक्यून को अंदर लेकर जाता है, जहाँ मैक्यून को बताता है कि हर नए रेसर का सपना होता है कि वो इस ट्रेनिंग सेंटर में आकर प्रैक्टिस करे, क्योंकि इस ट्रेनिंग सेंटर में वो हर एक चीज मौजूद है जो तुम्हें बेहतर बना सकती है। और वहाँ इंटरएक्टिव रेस सिमुलेटर भी होता है, जिसे देखकर मैक्यून खुश हो जाता है और उस पर एक नई रेसर रेस कर रही थी, जिसकी स्पीड काफी अच्छी होती है। इसलिए मैक्यून स्टर्लिंग से पूछता है कि ये रेसर कौन है। तो स्टर्लिंग उसे बताता है कि ये कोई रेसर नहीं बल्कि एक ट्रेनर है जिसका नाम क्रूज है और वो इस फील्ड की सबसे बेस्ट ट्रेनर है, क्योंकि उसके पास हर एक न्यू रेसर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था और सभी उसे मोटिवेशन का भंडार कहते हैं। क्रूज उनके पास आती है, लेकिन वो मैक्यून को अनदेखा करने का नाटक करती है, क्योंकि वो मैक्यून को
मोटिवेट करना चाहती थी। मैक्विन भी ये बात समझ जाता है और क्रूज उन्हें बताती है कि सारा खेल मोटिवेशन का है, क्योंकि अगर हम नजरिया बदल लें तो चुभने वाली बातें ही हमें हिम्मत दे सकती है। और आपको ट्रेनिंग देना मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी, क्योंकि मैं बचपन से ही आपको टीवी पर देखती आई हूँ। फिर वो मैक्विन की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देती है, जिसमें वो मैक्विन को एक्सरसाइज करवाने लगती है ताकि उसके टायर ठीक से काम कर सके। लेकिन मैक्विन को इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं होती, क्योंकि वो सिम्युलेटर प्रैक्टिस करना चाहता था। मगर क्रूज इसकी बात नहीं सुनती, क्योंकि मैक्विन अभी सिम्युलेटर के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जब एक दिन वो देखता है कि सिम्युलेटर खाली पड़ा हुआ है, इसलिए मैक्विन सिम्युलेटर पर चढ़ जाता है। ये देखकर क्रूज उन्हें कहती है कि आप अभी सिम्युलेटर के लिए तैयार नहीं है। स्टर्लिंग भी उन्हें देख लेता है। मैक्विन उन्हें कहता है कि मैं सिम्युलेटर के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। तो क्रूज को भी सिम्युलेटर ऑन करना पड़ता है, लेकिन मैक्विन उसे कंट्रोल नहीं कर पाता और रॉन्ग साइड में रन करने लग जाता है, जिससे स्टर्लिंग निराश होते हैं। और मैक्विन का खुद पर कंट्रोल न होने की वजह से वो सिम्युलेटर से क्रैश हो जाता है। स्टर्लिंग क्रूज पर गुस्सा होते हैं, क्योंकि उसकी वजह से करोड़ों का सिम्युलेटर बर्बाद हो गया था। स्टर्लिंग मैक्विन को अंदर बुलाता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हें रेसिंग का सबसे बड़ा ब्रांड बनाना चाहता हूँ और दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं होगा जहाँ तुम्हारे चर्चे ना हो और सभी कारें तुम्हारे ही प्रोडक्ट खरीदेगी। तो मैक्विन उन्हें कहता है कि सब तो रिटायर होने के बाद किया जाता है। तो स्टर्लिंग उसे कहता है कि अब तुम फ्लोरिडा में रेस नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारी स्पीड और परफॉर्मेंस वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए थी, और जितनी बार तुम हारोगे तुम्हारा नाम खराब होगा। इसीलिए तुम्हें अब अपने टॉय जो चीजें बेचकर उस नाम की कमाई खानी चाहिए। तो मैक्विन उन्हें कहता है कि मैं पैसों का भूखा नहीं हूँ, मेरी असली कमाई रेसिंग है, इसलिए मैं रेस करना चाहता हूँ और मैं वैसे ही तैयारी करूंगा जैसे मैंने डॉग के साथ की थी। और मैं यही फायरबॉल बीच पर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकता हूँ, जहाँ बड़े से बड़े रेसर ने प्रैक्टिस की थी, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं ही जीतूंगा। तो स्टर्लिंग भी मान जाता है, लेकिन वो मैक्विन को कहता है कि अगर तुम फ्लोरिडा में नहीं जीते तो रिटायर हो जाओगे। तो मैक्विन भी उनकी शर्त मान लेता है और उन्हें कहता है कि अगर मैं जीत गया तो मैं जब चाहूंगा तभी रिटायर होऊंगा। तो स्टर्लिंग भी उसके बाद मान लेता है, लेकिन वो मैक्विन के साथ प्रैक्टिस करने के लिए क्रूज को भी भेज देता है। क्रूज बीच पर भी ट्रेडमिल लेकर जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि मैक्विन खुली हवा में प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो मैक्विन उसे कहता है कि मैं ट्रेडमिल पर रेस नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इन सभी से बचने के लिए ही तो बीच पर आया हूँ। और वो रेसिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। मैक्विन बीच का ग्राउंड लगाकर आता है, लेकिन मैक्विन को अपनी स्पीड का पता नहीं चलता। तो क्रूज उन्हें बताती है कि मैं इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल असिस्टेंट से आपकी स्पीड ट्रैक कर सकती हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए आपके आसपास रहना होगा। तो मैक्विन क्रूज के साथ रेस करने लगता है, लेकिन क्रूज रेत की वजह से आगे नहीं बढ़ पाती, क्योंकि वो सिर्फ सिम्युलेटर पर ही रेस करना जानती थी। इसलिए मैक्विन उसे धीरे धीरे सब कुछ सिखाने लगता है, क्योंकि कभी क्रूज पानी में चली जाती है तो कभी उसके रास्ते में केकड़े आ जाते हैं, और शाम तक वो रेत पर रेस करना सीख जाती है, जिससे जब वो मैक्विन की स्पीड चेक करती है तो वो सिर्फ 380 किलोमीटर पर आवर की होती है, जो कि स्टॉर्म से बहुत कम थी, जिससे मैक्विन काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसका आज का पूरा दिन वेस्ट हो गया था। तो क्रूज उसे कहती है कि आपका दिन वेस्ट नहीं हुआ है, क्योंकि आज हमने असली रेसिंग की। तो मैक्विन उसे कहता है कि इसे असली रेसिंग नहीं कहते, इसमें सिर्फ सीधा जाना होता है, इसलिए मुझे अपनी स्पीड पर काम करना होगा। तभी मैक्विन को थंडर होलो का पोस्टर दिखाई देता है और वो क्रूज को बताता है कि मेरी स्पीड का इलाज तभी होगा जब मैं असली रेसर के साथ रेस करूंगा, और वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। तो लुइजी उसे कहता है कि वहाँ रेस में पब्लिक होगी, जिससे अगर मीडिया को पता चल गया तो तुम ब्रेकिंग न्यूज बन जाओगे। तो मैक्विन को कहता है कि आपको कोई नहीं पहचानेगा, क्योंकि मैं वेश बदलने में माहिर हूँ। और वो थंडर होलो पहुँच जाते हैं, जहाँ मैक्विन को कीचड़ की मदद से गंदा कर देते हैं ताकि कोई उसे पहचान न सके। फिर वो रेसिंग ग्राउंड में जाता है। क्रूज भी वहाँ आ जाती है और वो मैक्विन को बताती है कि मैं आपके साथ रहकर आपकी स्पीड ट्रैक करूंगी। तभी वहाँ अनाउंस किया जाता है कि थंडर होलो में आज गाड़ियों का दंगल होने वाला है, और सभी चैलेंजर्स वहाँ आ जाते हैं, जो कि सभी पुरानी और टूटी फूटी कारें होती है। यह देखकर मैक्विन क्रूज को कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि मैंने जैसी रेस के बारे में सोचा था ये वैसी रेस नहीं है। इसलिए वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन गार्ड उन्हें बाहर जाने नहीं देता और उन्हें कहता है कि यहाँ का रूल है कि गेट बंद होते ही कोई भी बाहर नहीं जा सकता, और जो एंड तक जीतेगा वही इस रेस में विनर होगा। मैक्विन और क्रूज उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी बात नहीं सुनते। तब यहाँ ग्राउंड में दंगल की योद्धा फीटर आ जाती है, जो इस गेम में माहिर थी और कोई उससे नहीं बच सकता था। इसीलिए वो मैक्विन और क्रूज को कहती है कि आज तुम नहीं बच पाओगे, जिससे वो काफी डर जाते हैं। तभी दंगल स्टार्ट हो जाता है और सभी पार्टिसिपेंट एक दूसरे को गिराने के लिए टक्कर मारने लग जाते हैं। मैक्विन और क्रूज सभी से बचकर भागने लगते हैं, जिससे सभी कारें एक दूसरे से टकराने
लग जाती है। वही फीटर सभी को हिट करके उन्हें गिराने लगती है और अब सिर्फ मैकिन और क्रूज ही बचे थे, इसलिए फीटर क्रूज पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है, मगर क्रूज कीचड़ में फंस जाती है। ये देखकर मैकिन उसे बचाकर बाहर निकाल देता है, जिससे फीटर गिर जाती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वो वापस उठने की कोशिश करती है क्योंकि वो मैकिन को खत्म करना चाहती थी। ये देखकर मैकिन वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके टायर में कटर फंस गया था, जिससे जब फीटर वापस खड़ी होकर उस पर हमला करने आने लगती है तो अचानक कटर निकल जाता है, जिससे फीटर क्रैश हो जाती है। फिर अनाउंस किया जाता है कि क्रूज ये रेस जीत गई है, जिससे वो बहुत खुश होती है, मगर तभी एक टैंकर उसके सामने आ जाता है, जिससे वो टैंकर पलट जाता है और मैकिन पर लगा हुआ सारा कीचड़ साफ हो जाता है, जिससे सभी को पता चल जाता है कि वो मैकिन है। यह देखकर सभी बहुत हैरान होते हैं और सभी न्यूज में खबर फैल जाती है कि मैकिन ने दंगल में हिस्सा लिया था। मैकिन वहाँ से क्रूज के साथ निकल जाता है। क्रूज बहुत खुश होती है क्योंकि आज वो पहली बार ट्रॉफी जीती थी। मैकिन उस पर गुस्सा होता है कि तुम्हारी वजह से मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही है, क्योंकि तुम्हें संभालने की वजह से मेरा एक हफ्ता खराब हो गया और आज भी मेरी स्पीड उतनी ही है जितनी की महीने पहले थी, और ये मेरा आखिरी मौका है, और अगर मैं हार गया तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। मगर तुम ये सब नहीं समझ सकती क्योंकि तुम एक रेसर नहीं हो। मैकिन के गुस्से की वजह से क्रूज की ट्रॉफी टूट जाती है। इससे क्रूज को भी बहुत गुस्सा आ जाता है और वहाँ से जाने लगती है। वो मैकिन को कहती है कि मैं बचपन से एक रेसर बनना चाहती थी और उसकी वजह आप थे, क्योंकि मैं आपको टीवी पर देखा करती थी, मगर मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा कि बड़े सपने मत देखो, बड़े सपने कभी पूरे नहीं होते। मगर मैं अपने घर वालों को साबित करना चाहती थी कि मेरे शहर में मुझसे फास्ट और कोई नहीं है, इसीलिए मैंने रेस में हिस्सा लिया। मगर जब मैंने दूसरे रेसर को देखा तो उनमें बहुत कॉन्फिडेंस था और वो मुझसे बहुत बड़े थे, इसलिए जब उन्होंने अपना इंजन स्टार्ट किया तो मेरी हिम्मत टूट गई और मैं समझ गई कि मैं रेसिंग के लिए नहीं बनी हूँ, जिससे मैंने अपना पहला मौका गवा दिया। इससे वो काफी सैड हो जाते हैं और क्रूज वहाँ से ट्रेनिंग सेंटर जाने के लिए निकल जाती है। मैकिन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बात नहीं सुनती। फिर हमें दिखाया जाता है कि मैकिन चिकिंग शो देख रहा होता है, जिसमें नेटली बताती है कि जैक्सन की स्पीड बढ़ती जा रही है, जिससे उसके जीतने के चांसेस 95% हो चुके हैं, और अगर मैकिन ने रेस में हिस्सा लिया तो उसके जीतने के चांसेस सिर्फ 1.2% है, और इस हफ्ते उसका रेसिंग करियर खत्म हो जाएगा। इससे मैकिन और ज्यादा दुखी हो जाता है और अपने बेस्ट फ्रेंड मेटो को कॉल लगाता है ताकि उसका मूड हल्का हो सके। मैकिन मेटो को बताता है कि मुझे ट्रेनिंग से कुछ भी फायदा नहीं हुआ और मुझे मेरी स्पीड बढ़ाने का कोई तरीका समझ नहीं आ रहा है, जिससे अब मुझे भी लगने लगा है कि मेरा रेसिंग करियर खत्म हो जाएगा, और अगर आज डॉग जिंदा होते तो मुझे ये दिन कभी नहीं देखना पड़ता। तो मेटो से कहता है कि अरे गुरु का एक गुरु होता है, इसीलिए तुम भी डॉग के गुरु स्मोकी से ट्रेनिंग ले सकते हो। मैकिन को यह आइडिया बहुत अच्छा लगता है। वही हमें क्रूज को दिखाया जाता है जो उदास हुई ट्रेनिंग सेंटर की तरफ बढ़ रही होती है। तभी मैकिन वहाँ पहुँच जाता है और वो क्रूज को कहता है कि मैं स्मोकी नाम के बंदे को ढूंढने जा रहा हूँ, इसीलिए तुम भी हमारे साथ चल सकती हो। लेकिन कुछ तैयार नहीं होती तो मैकिन उसे उसकी ट्रॉफी देता है जिसे उसने जोड़ दिया था, और उसे मनाने के लिए डांस करने लग जाता है, जिससे क्रूज भी मान जाती है और वो साथ में स्मोकी के गांव थॉमसविले जाने के लिए निकल जाते हैं। वो जब वहाँ पहुँचते हैं तो मैकिन को वहाँ डॉग के स्पीडवे का पोस्टर दिखाई देता है जहाँ डॉग प्रैक्टिस किया करते थे। मैकिन जब उस ग्राउंड के अंदर जाता है तो खुद को एक चक्कर लगाने से नहीं रोक पाता, क्योंकि उस जगह पर उसके क्रू चीफ डॉग रेस किया करते थे। तभी स्मोकी वहाँ आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो खुश होते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वो अभी तक जिंदा है। स्मोकी मैकिन को पहचान लेते हैं, इसीलिए वो उन्हें बार में लेकर जाते हैं जहाँ डॉग के सभी रेसर दोस्त मौजूद थे। वो मैकिन को देखकर समझ जाते हैं कि मैकिन का वक्त अभी बुरा चल रहा है, इसीलिए वो यहाँ उनसे मदद लेने आया है। स्मोकी सभी को डॉग के किस्से सुनाते हैं कि जब वो नया आया था तो सभी उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने दिखा दिया कि वो सबसे फास्ट है, क्योंकि वो पलक झपकते ही माई रेस को पीछे छोड़ देता था। मगर एक दिन फ्रेशर की एंट्री हुई जो सभी से फास्ट था, मगर डॉग अपनी बेहतर स्किल की मदद से उससे आगे निकल गया, लेकिन यह बात उसे बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उसने डॉग को दीवार की तरफ धकेलने की कोशिश की, लेकिन डॉग ने छलांग लगाई और वो ये रेस जीत गया। सभी इससे बहुत खुश हुए क्योंकि ऐसा बेहतरीन स्टंट पहले किसी ने नहीं किया था। फिर स्मोकी मैकिन को बाहर लेकर जाते हैं जहाँ मैकिन उन्हें कहता है कि मुझे आपकी मदद चाहिए और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, और अगर मैं फ्लोरिडा की रेस हार गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और मेरा भी वही हाल होगा जो डॉग का हुआ था। तो स्मोकी उससे पूछते हैं कि डॉग के साथ क्या हुआ था, तो मैकिन उन्हें कहता है कि रेसिंग ही डॉग की जिंदगी थी और जब वही उनसे छीन ली गई तो वो उस सदमे से कभी बाहर
नहीं निकल पाए। तो स्मोकी उसे कहते हैं कि तुम डॉग को ठीक से समझ नहीं पाए। फिर वो मैकिन को अपने गैराज की तरफ लेकर जाते हैं और उसे बताते हैं कि हादसे की वजह से डॉग का रेसिंग से नाता टूट चुका था, जिससे उसका दिल टूट गया और वो अपनी तरफ दिल में लिए सबसे दूर रेडिएटर स्प्रिंग चला गया और 50 साल तक उसने मुझे अपनी कोई खबर नहीं दी। लेकिन फिर एक दिन उसके खत आने शुरू हुए और हर एक खत में तुम्हारा ही जिक्र होता था, क्योंकि रेसिंग डॉग की जान थी मगर उसकी धड़कन तुम थे, क्योंकि तुमने उसे जीने का नया मकसद दिया था। मैकिन को भी अपने और डॉग के साथ बिताए हुए खूबसूरत लम्हे याद आने लगते हैं जब वो मैकिन के साथ बहुत खुश थे। इस मौके मैकिन को बताते हैं कि डॉग ने तुम्हारे अंदर वो देखा था जो तुम खुद भी नहीं देख पाए। फिर इस मौके उसे प्रैक्टिस के लिए लेकर जाते हैं जहाँ मैकिन ग्राउंड का चक्कर लगाता है। तो इस मौके उसे कहते हैं कि तुम अब बूढ़े हो चुके हो, इसलिए तुम स्टॉर्म जितना तेज नहीं दौड़ सकते, मगर तुम उससे स्मार्ट हो सकते हो, क्योंकि मैंने सुना कि तुम गाड़ियों के दंगल में गए थे और तुम्हें एक भी खरोच नहीं आई। वही हमें दिखाया जाता है कि जैक्सन की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और उसने 344 किलोमीटर पर आवर का आंकड़ा पार कर लिया था। वही स्मोकी मैकिन को फास्ट बनाने के लिए क्रूज को नकली स्टॉर्म बना देते हैं ताकि मैकिन ठीक से प्रैक्टिस कर सके। फिर स्मोकी उन्हें ग्राउंड में लेकर जाते हैं जहाँ वो क्रूज को मैकिन से कहीं आगे रखते हैं, क्योंकि मैकिन फ्लोरिडा के क्वालिफाई राउंड में नहीं गया था। स्मोकी मैकिन को 3 राउंड में क्रूज को पकड़ने को कहते हैं, लेकिन मैकिन ऐसा नहीं कर पाता, इसीलिए वो मैकिन की अलग तरह से ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं जिसमें वो मैकिन को चौकन्ना रहना सिखाते हैं ताकि वो किसी भी चीज का सामना कर सके। फिर वो उन्हें ट्रैक्टर के साथ खेतों में बंद कर देते हैं ताकि वो फुर्तीले हो सके, जिससे वो छोटी से छोटी जगह से भी बचकर बाहर निकल सके। मैकिन के साथ साथ क्रूज भी ट्रेनिंग ले रही होती है, जिससे वो भी धीरे धीरे सब कुछ सीखती जाती है। मैकिन दिन रात मेहनत करता है क्योंकि अब रेस को सिर्फ 2 ही दिन बचे थे। इस मौके मैकिन को डॉग के राज बताते हैं कि डॉग किसी से भी आगे निकलने के लिए उससे बिल्कुल च्युइंगम की तरह चिपक जाया करते थे। मैकिन उन्हें कहता है कि ड्राफ्टिंग मैंने कभी ट्राई नहीं की। तो इस मौके से कहते हैं कि पहले तुम फास्ट थे जिससे तुम किसी से भी आगे निकल जाया करते थे, लेकिन अब तुम बूढ़े और स्लो हो चुके हो, इसीलिए तुम्हें खुद को बदलने के लिए उन चीजों पर ध्यान देना होगा जिन पर तुमने कभी गौर नहीं किया। ऐसे उनकी ट्रेनिंग चलती रहती है जिससे मैकिन की स्पीड बढ़ने लगती है और क्रूज भी मैकिन की वजह से सब कुछ सीख जाती है। रात को स्मोकी उन्हें जंगलों में लेकर जाते हैं क्योंकि वो डॉग और बाकी सभी रेसर को यही ट्रेन किया करते थे, इसीलिए मैकिन और क्रूज भी बिना हेडलाइट के जंगल में रेस करने लग जाते हैं, जिसमें वो अंदाजे से पेड़ों से बसते जाते हैं जिससे उन्हें बहुत मजा आता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि आज वो दिन आ चुका था जहाँ फ्लोरिडा में पहली रेस होने वाली थी और रेसर वहाँ पहुँच गए थे। वही मैकिन जाने से पहले क्रूज से आखिरी रेस करता है जिसमें मैकिन फुल स्पीड में क्रूज से आगे निकल जाता है, मगर क्रूज थोड़ी देर बाद उससे फिर से आगे निकल जाती है जिससे मैकिन काफी सैड हो जाता है। मगर तभी मैकिन को कहता है कि हमें निकलना होगा क्योंकि हमें फ्लोरिडा पहुंचना है। तो मैकिन सभी को उसका साथ देने के लिए थैंक्स कहता है और वहां से फ्लोरिडा जाने के लिए निकल जाता है। वहीं फिर हमें फ्लोरिडा रेसिंग मिडवे को दिखाया जाता है जहां आज लाखों कारें इस कमाल की रेस को देखने आई थी। नेटली सभी को बताती है कि आज स्टॉर्म को कोई नहीं हरा पाएगा क्योंकि उसके जीतने के चांसेस 96.8% है। मैकिन भी रेस में पहुंच जाता है जहां वो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। मैकिन के दोस्त और सेली भी वहां आ जाते हैं। सेली मैकिन को कहती है कि आज तुम ही जीतोगे। तभी जैक्सन वहां आ जाता है जो क्रूज का मजाक उड़ाता है। फिर सभी कारें ग्राउंड में जाती है जहां मैकिन लास्ट पोजीशन पर होता है क्योंकि उसने फ्लोरिडा क्वालिफाई रेस में हिस्सा नहीं लिया था। इस मौके भी वहां आ जाते हैं जो मैकिन के क्रू चीफ बनते हैं। वो मैकिन को कहते हैं कि तुम सिर्फ उसी बात पर ध्यान दो जिसके लिए तुम यहाँ आए हो। तो मैकिन उनकी बात समझ जाता है। तभी रेस स्टार्ट होती है जहाँ मैकिन धीरे धीरे कारों को पीछे छोड़ता हुआ आगे बढ़ने लगता है। इस मौके मैकिन को कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी करके ये रेस जीतनी होगी, इसीलिए अपनी ट्रेनिंग को याद करो और 3 लैप में स्टॉर्म तक पहुँचने की कोशिश करो। वही स्टर्लिंग क्रूज के पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, इसीलिए तुम वापस ट्रेनिंग सेंटर लौट जाओ। तो क्रूज उन्हें कहती है कि मैं रेस देखना चाहती हूँ क्योंकि मैकिन जीत के काफी पास है। तो स्टर्लिंग उसे कहता है कि तुम एक रेसर नहीं हो, तुम एक ट्रेनर हो। तो क्रूज सैड हुई वहाँ से चली जाती है। मैकिन को इन सब की वजह से क्रूज की वो बातें याद आती है कि उनकी वजह से एक रेसर बनना चाहती थी, लेकिन उसे कभी दूसरा मौका नहीं मिला। ऐसे मैकिन समझ जाता है कि उसे क्रूज को दूसरा मौका देना चाहिए और वो इस मौके को क्रूज को बुलाने को कहता है। तब यहाँ कुछ कारें क्रैश होने लगती है जिससे मैकिन पीठ पर आ जाता है जहाँ वो अपने दोस्तों क्रूज को तैयार करने को कहता है। क्रूज को कुछ समझ नहीं आता तो मैकिन उसे कहता है कि आज तुम्हें दूसरा मौका दिया जा रहा है, इसलिए इस रेस को शुरू मैंने किया था, मगर
और खत्म तुम करोगी। लेकिन स्टर्लिंग ऐसा नहीं चाहता था, इसीलिए उन्हें कहता है कि ये रूल के खिलाफ है। तो स्मोकी से कहते हैं कि रूल के हिसाब से ट्रैक पर सिर्फ नंबर दिखने चाहिए, फिर चाहे वो किसी पर भी लिखा हो। लेकिन फिर भी स्टर्लिंग उनकी नहीं सुनता, तो मेटर उसे पीछे कर देता है और उसे आगे जाने नहीं देता। मैकिन के फ्रेंड क्रूज को तैयार करते हैं। मैकिन क्रूज को कहता है कि ये मेरा आखिरी मौका है जिससे मैं तुम्हें पहला मौका दे सकता हूँ, इसीलिए तुम इस मौके को मत गंवाना। तो क्रूज भी उसकी बात समझ जाती है और वो रेस करने के लिए चली जाती है। वो स्पीड कार से आगे निकलती है। सभी ये देखकर हैरान होते हैं कि मैकिन ने एक नए रेसर को ट्रैक पर उतारा है जिसने आज तक एक भी रेस नहीं की है, जिससे सभी को लगता है कि मैकिन पागल हो गया है। क्रूज इतनी सारी ऑडियंस देखकर घबरा जाती है, तो स्मोकी उसे और फास्ट चलने को कहते हैं, मगर क्रूज काफी अकड़ी हुई होती है। तो मैकिन स्मोकी को कहता है कि उसे कहो कि वो एक हल्की फुल्की बादल है। और जब स्मोकी उसे ये कहते हैं तो क्रूज समझ जाती है कि वो अकड़ी हुई है, इसीलिए वो खुद को नॉर्मल करती है और स्पीड से आगे बढ़ने लग जाती है। मैकिन उसे कहता है कि तुम्हारे पास हर एक मुश्किल का हल मौजूद है, इसीलिए खेतों को याद करो और सभी से आगे निकलो। तो क्रूज अपनी इमेजिनेशन से सभी कारों को ट्रैक्टर में चेंज कर देती है, जिससे उनसे बचती हुई आगे निकलने लगती है। मैकिन उसका क्रू चिप बनकर खुश होता है और क्रूज बहुत जल्दी थर्ड नंबर पर पहुंच जाती है। ये देखकर स्टॉर्म क्रूज की हिम्मत तोड़ने के लिए उसके पास आता है और उसे उल्टी सीधी बातें बोलने लग जाता है कि तुम एक रेसर नहीं हो और कॉस्ट्यूम बदलने से कोई रेसर नहीं बन जाता और तुम्हारी असली रेसर बनने की कोई औकात नहीं है। इससे क्रूज काफी निराश हो जाती है और वो धीरे धीरे धीमी होने लगती है। तो मैकिन उसे कहता है कि स्टॉर्म तुमसे डर रहा है, इसीलिए उसने तुम्हारी हिम्मत तोड़ने की कोशिश की, क्योंकि उसे तुम्हें वो बात नजर आ गई है जो तुम्हें भी कभी खुद में दिखाई नहीं दी। तो क्रूज में भी जोश आ जाता है और वो जैक्सन के पीछे पहुंच जाती है और डॉग की बात याद करती है और जैक्सन से च्युइंगम की तरह चिपक जाती है और उसे गुस्सा दिलाने लगती है, जिससे मैकिन और स्मोकी खुश होते हैं और अब सिर्फ आखिरी लेप बची होती है। इसीलिए क्रूज जैक्सन से आगे निकलने लगती है, मगर जैक्सन उसे गुस्से में दीवार की तरफ हिट करने लगता है और उसे कहता है कि तुम इस ट्रैक के लायक नहीं हो, मगर क्रूज जंप करके खुद को उससे छुड़वा लेती है। मैकिन और बाकी सब ये देखकर हैरान होते हैं और क्रूज ये रेस जीत जाती है, जिससे सभी बहुत खुश होते हैं और सभी रेसर क्रूज को जीत की बधाई देते हैं। मैकिन भी खुश होता है। तभी स्टर्लिंग भी वहाँ आ जाता है, जो क्रूज के जीतने की वजह से उसे अपनी टीम का रेसर बनने का ऑफर करता है। तो क्रूज उन्हें कहती है कि मैं आपके लिए रेसिंग नहीं कर पाऊंगी। तभी डायनावो के ओनर टेक्स वहाँ आ जाते हैं, जो क्रूज को कहते हैं कि तुम हमारे लिए रेस करो, क्योंकि हमारी टीम में एक से बढ़कर एक रेसर है। मैकिन भी बहुत खुश होता है, क्योंकि डायनावो का मॉडल बनना बहुत बड़ी बात थी। ये देखकर स्टर्लिंग मैकिन को कहता है कि तुम अब रिटायर हो चुके हो और हमारी डील हुई थी, इसलिए तुम सोमवार को फोटोशूट के लिए आ जाना। तभी विनर लिस्ट को अपडेट किया जाता है, जिसमें मैकिन का भी नाम होता है। इससे वो बहुत हैरान होता है। तो स्मोकी से बताते हैं कि जो रेस स्टार्ट करता है उसका और जीतने वाले का नाम आता है। तभी सेली भी वहाँ आ जाती है और स्टर्लिंग को कहती है कि मैकिन जीत गया है, इसीलिए वो जब चाहेगा तब रिटायर हो सकता है। फिर हमें रेडिएटर स्क्रीन में दिखाया जाता है कि क्रूज और बाकी सभी वहाँ आ जाते हैं और अब क्रूज डायनावो की न्यू मॉडल बन गई थी, जिसको मैकिन ने डॉग का नंबर 51 दिलाया था, जिससे सभी खुश होते हैं। तभी मैकिन भी वहाँ आ जाता है, जिसने अपने हुलिये को बिल्कुल डॉग की तरह करवा लिया था, क्योंकि अब वो क्रूज का क्रूची बन गया था, क्योंकि टेक्स ने रस्टिच खरीद ली थी। मैकिन और क्रूज साथ में रेस करते हैं और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आप नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।